लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था व्हाट इज़ यूआई डिज़ाइन। आज हम लोग डिस्कस करेंगे यूआई डिज़ाइन के अंदर यूआई स्टैंड फॉर यूज़र इंटरफेस। सो दो पर्सन हैं बेसिकली, डॉन नॉर्मन, ठीक है, जिसको शॉर्ट में लिखा है बट इनको डोनाल्ड नॉर्मन बोलते हैं हम लोग, ठीक है, एंड जैकब नेल्सन। इन दोनों के स्टेटमेंट्स हैं वो एक्सप्लेन्स करते हैं द डिफरेंस बिटवीन यूएक्स एंड यूआई। सो स्टेटमेंट ध्यान से देखिए। इट इज़ important to distinguish the total user experience from the user interface, which means UI, even though the UI is obviously an extremely important part of the design. As an example, consider a website with movies review, ठीक है, जहाँ पर लोग मूवी के रिव्यूज़ वगैरह देखते हैं. Even if the UI for finding a film is perfect, the UX will be poor for a user who wants information about a small independent release if the underlying database only contains movies from the major studios. तो क्या समझाने की कोशिश की जा रही है, यूआई जो है एक ऐसा प्लेटफॉर्म की हम लोग बात कर लेते हैं जैसे कि IMDb, इंटरनेट मूवीज डेटाबेस, ठीक है। सो ये इसका एक मोबाइल एप्लीकेशन भी आता है। इसका बेसिकली क्या होता है कि कोई भी वेब सीरीज, मूवी, कुछ भी जो भी आपका रिलीज होता है नेशनल या इंटरनेशनल, वो सारा डेटा आपको यहाँ मिलता है। अभी हम लोग यहाँ पर इस स्टेटमेंट के बिहाफ पर इसको समझेंगे कि मान लीजिए कि हमारे पास एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर जाके हम लोग मूवीज़ के बारे में पता लगा सकते हैं कि अपकमिंग कौन सी है, कौन कौन सी मूवीज़ रिलीज़ हो चुकी हैं, ठीक है। बहुत अच्छा है ये इंटरफेस क्योंकि हमारी सारी रिक्वायरमेंट फुलफिल कर रहा है। बट व्हाट अबाउट कि अगर कोई स्मॉल स्टूडियो ने कोई प्रोजेक्ट बनाया बट उसका डेटा यहाँ पर भी नहीं मिल रहा है, तो यूआई तो ओके है बट यूएक्स ख़राब है। यूएक्स एक परफेक्ट कब माना जाएगा कि भाई एक बंदा जब यहाँ पर अपनी क्वेरी लेके आता है और उसको उस चीज़ का आंसर मिल जाता है। जैसे एग्जांपल के तौर पर गूगल, आप गूगल में जाते तो 95% आपको सभी चीज़ों के आंसर्स मिल जाते हैं। 5% शायद कोई ऐसी क्वेरी होती है जिसका रिजल्ट नॉट फाउंड आए। अगर आप उसको भी लेटर ऑन कुछ 1 से 2 हफ्ते के बाद अगर जाके देखो तो उससे रिलेटेड भी डेटा आपको मिल जाएगा। अभी के लिए ना मिले लेकिन बाद में मिल जाएगा, ठीक है। क्योंकि जब भी गूगल का मैकेनिज्म कैसे सीखता है आपसे कि मान लीजिए उसको कोई डेटा अगर नहीं मिलता है तो वो उस डेटा से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जुटाना स्टार्ट करता है तुरंत कि भाई अगर किसी ने पूछा तो इसका मतलब क्या है, क्या किसी ने इसके बारे में कभी कोई आर्टिकल पब्लिश किया है या कुछ किया है, तो उसकी इन्फॉर्मेशन, उसका स्पाइडर और क्रॉलर्स होगा तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा, एल्गोरिथम लॉन्च करेगा और वो इन्फॉर्मेशन को सर्च आउट करना स्टार्ट करेगा इंटरनेट के ऊपर। इसलिए मैंने बोला आज भले से ना मिले 1 से 2 हफ्ते में वो इन्फॉर्मेशन मिलना स्टार्ट हो जाएगा। देखो गूगल का बहुत क्लियर स्टेटमेंट है। गूगल ये कहता है कि भाई मैं अपने पास से किसी भी डेटा को आपको डिस्प्ले नहीं करता हूँ। मैं जो भी आपको डेटा दिखा रहा हूँ वो डेटा है जो इंटरनेट पे लोगों ने पब्लिश किया हुआ है। गूगल कभी भी डेटा की गारंटी नहीं देता कि वो जो डेटा है वो सही है या गलत। आपको वहाँ पर अपनी सोच समझ से काम करना है कि जो आपने नेट पर सर्च किया है कि वो सही है या नहीं है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप कुछ वहाँ पर सर्च करने जाए और कोई चीज़ जो आपको पता है वो वहाँ पर गलत आपको दिखाई देती है, तो बिलीव मत करो, फिर उसकी ऑथेंटिसिटी चेक करो कि वो डेटा पब्लिश कहाँ से हुआ है। क्योंकि गूगल ने बहुत पहले ये स्टेटमेंट क्लियर किया हुआ है कि जो भी आज की डेट में आप इंटरनेट पर सर्च कर रहे हैं वो मेरा डाला हुआ नहीं है। मेरा काम है उस इंफॉर्मेशन को सर्च करके आपको लाके देना है, ठीक है। वो हो सकता है आपका किसी की वेबसाइट से हो, ठीक है, जैसे आप 4-5 लोग यहाँ बैठे हो सकता है आपने वो न्यूज़ पब्लिश किया हो, उसके बेसिस पे चलती हैं चीज़ें। अब जैसे आप यूट्यूब जब चलाते हो तो उसमें गूगल के खुद के वीडियोस कितने होते हैं, ना के बराबर। सारे कुछ वीडियोस आप देखते हो क्रिएटर्स के होते हैं जो अपने अकाउंट बना के वहाँ पर लाइव करते हैं। कोई एक प्रोडक्ट को ख़राब बोल रहा होता है, कोई एक प्रोडक्ट को सही बोल रहा होता है ना। तो भरोसा करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है ना। फिर आप क्या करते हैं, एक ऐसा पर्सन को सर्च आउट करते हैं जिसके वीडियोज़ सबसे ज़्यादा ट्रस्टवर्दी होते हैं। जैसे टेक की अगर बात की जाए, मोबाइल फ़ोन्स की अगर बात की जाए, तो एक टाइम था टेक्निकल गुरुजी नंबर 1 पर आते थे, है ना। फिर उसके बाद में एक और नया बंदा आया, क्या नाम था उसका, टैग बर्नर। उसने रिव्यू करना प्रोडक्ट को एकदम नेक्स्ट लेवल पे स्टार्ट किया। तो टैग बर्नर ने देखा भाई रिव्यूज़ करके तो काम नहीं चलेगा, कुछ और भी करना चाहिए। तो उन्होंने बहुत सारी चीज़ें अपनी खुद से बना के अपने चैनल को इतना फेमस कर लिया कि लोगों को कस्टम डिज़ाइन बना के देना स्टार्ट किया, है ना। क्योंकि उन्हें दिख गया ना कि भाई अगर आज यूट्यूब चल रहा है, ठीक है, लाइफ में या कह सकते हैं दुनिया में कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं है। आज है, हो
सकता है कल को यूट्यूब का कोई बेटर सब्सिट्यूट मार्केट में अवेलेबल हो तो क्या होगा। जैसे एग्जांपल है, समझो टिकटॉक पर एक बहुत बड़ा क्राउड अवेलेबल था इंडिया से, क्या हुआ उसके बाद, चला गया ना एक दिन अचानक से टिकटॉक, तो क्या गारंटी यूट्यूब हमेशा रहेगा, या कल को यूट्यूब खुद ही अपना शट डाउन कर दे, मॉडल के भी हम तो उसको डिसकंटिन्यू कर रहे हैं, हो सकता है ना। तो किसी भी चीज़ को अपनी ज़िंदगी में ये मत समझिए कि वो हमेशा के लिए रहने वाली है, वो आज नहीं तो कल वो एंड जरूर होगा, तो हमेशा बैकअप प्लान जरूर होना चाहिए। तो उस बंदे ने स्मार्ट डिसीजन क्या लिया, उसने अपना दूसरा सिस्टम स्टार्ट कर लिया, ठीक है। या एक बंदा क्या करता है, एक चैनल बना के फिर दूसरे चैनल्स की तरफ मूव करना स्टार्ट कर, भाई एक से तो इनकम चल ही रहा है। आज जो मेरे जो क्राउड है, जो मेरा जो सब्सक्राइबर्स है जो देख रहे हैं, एक नया चैनल बनाते हुए और मिनटों सेकंड में उसको मोनेटाइज सारे काम हो जाते हैं, क्योंकि सारा ट्रैफिक उधर ले आएगा वो बंदा, उस कहीं से इन्फ्लुएंस करके उनको कि भाई अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड कोई कंटेंट देखना है तो मेरा इस चैनल पर आओ, आपको वेब डिजाइनिंग से डेटा देखना तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो। हम मिक्स नहीं करेंगे एक जगह, हो सकता है ना ऐसा। तो यहाँ पर हम जो इस स्टेटमेंट की बात करें, इसका मतलब क्या है कि भाई आप एक डिज़ाइन बहुत खूबसूरत बना लेते हैं, यानी कि यूज़र इंटरफेस बहुत अमेजिंग है, बट आप उस इंटरफेस के अंदर सारी इन्फॉर्मेशन नहीं दिखा पा रहे हैं। कि भाई एक पर्सन आता है जिसको बहुत पुराना कोई 90s का कोई मूवी के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए मैं यहाँ लिख देता हूँ सिर्फ तुम, ठीक है। आप यहाँ पर देखोगे एक ये सीरियल है, फिर यहाँ पर आप देखोगे यहाँ पर 1999 में पिक्चर आई थी, काफ़ी पहले का टाइम हो गया ना, यानी कि आज से अगर देखा जाए तो 25 साल पहले, जिसके पास इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। तो IMDb एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप किसी भी इन्फॉर्मेशन को जाके गैदर कर सकते हो, इवन 1960 की भी आपको डेटा मिल जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। हर डेटा इनके पास अवेलेबल है। तो ये बना एक बेस्ट UI एंड एक बेस्ट UX का एग्जाम्पल। बट अगर मेरे को यहाँ पर मैंने लिखा, ठीक है, और मुझे उसका इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रहा है, तो ये बेस्ट यूज़र एक्सपीरियंस में कंसिडर नहीं होगा, बेस्ट UI में कंसिडर होगा। डिफरेंस समझ में आया। UI और UX क्या है, एक एंड यूज़र का एक्सपीरियंस जहाँ एनहांस होता हो, जहाँ वो आपको वर्ड ऑफ माउथ कर पाए कि भाई वहाँ जाओ सब मिल जाएगा। सब हर किसी को ये तो कहते हैं ना, गूगल पे चले जाओ। अब लास्ट क्लास में हमने बहुत सारे सो मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्च इंजन देखे थे, हम उनमें से क्या चलाते थे, सिर्फ गूगल ही चलाते हैं ना, बाकी तो शायद हमें से किसी ने नाम भी ना सुने हो कि ये भी हुआ करते हैं, है ना। सो इस तरह की चीज़ें। तो किसी प्रोडक्ट का, किसी सर्विस का अच्छा होना ही काफ़ी नहीं है, उसके पीछे सेटिस्फैक्शन होना बहुत ज़रूरी है। तो अगर जहाँ सेटिस्फैक्शन होगा वहाँ पर यूज़र एक्सपीरियंस ऑटोमेटिकली बढ़िया मिल जाएगा। तो ये था इस स्टेटमेंट का मतलब, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल ऑफ यूज़र इंटरफेस। तो यहाँ पर एक गूगल का हमने स्क्रीनशॉट लगाया हुआ है, विद अ लोगो, सर्च बार, अ फ्यू बटन्स एंड अ सर्च पेज। गूगल इज द सिंपल इंटरफेस एंड इज द बेस्ट एग्जाम्पल विद मिनिमलिस्टिक UI। ऐसा ही होता है, जब आप गूगल में कोई भी अप्रोच करने जाते हैं तो आपको सिंपल उसका लोगो और अपना एक सर्च अपना दिखाई देगा। अब अगर हम लोग क्रोम के अंदर, तो क्रोम में क्या होता है, गूगल डिफ़ॉल्ट होता है आपका, ठीक है। आप अगर यहाँ जाके गूगल लिखोगे तो ये छोटा हो जाएगा, देखो। तो अगर आप लोग क्रोम ब्राउज़र चलाते हैं तो क्रोम के अंदर गूगल सर्च मत करो, क्योंकि क्रोम तो खुद ही गूगल है, यानी कि इसके अंदर अगर आप नया टैब बनाओगे अपना भी गूगल ही आएगा। अगर मैं यहाँ जाके लिख दूँ अरीना एनिमेशन तो ये सर्च करेगा, ऐसा नहीं कि आपको गूगल लिखना पड़ेगा, क्योंकि क्रोम चलाने का मतलब क्या है कि गूगल उसके अंदर डिफ़ॉल्ट है। बट क्या हो कि मुझे चेंज करना हो तो आप यहाँ जाएंगे, ट्रिपल डॉट में सेटिंग्स का ऑप्शन मिलेगा। तो ये एक स्टैंडर्ड सेट किया गया कि कोई भी ब्राउज़र किसी भी एंड यूज़र को फोर्स नहीं कर सकता कि तुम इसी को चलाओ। आप किसी ब्राउज़र में ट्राई कर लेना ये प्रैक्टिस। तो जैसे मैं इसमें चेक करके दिखा रहा हूँ, क्रोम किसने बनाया, अल्फ़ाबेट कंपनी ने, गूगल के अंडर में आता है, ठीक है। अब यहाँ पर आप जाओगे तो क्या लिखा आता है, सर्च, क्लिक करो। कितने सर्च इंजन और हैं यहाँ पर, हमने इनके नाम सुने थे, हम यहाँ पर और भी जाके ऐड करके आ सकते हैं। बट आपको मेन मिल गए सारे फेमस, बिंग, माइक्रोसॉफ्ट, याहू नहीं बनाया, डक डक गो। इसका यूज़ हम लोग तब करते हैं जब आप चाहो कि भाई मैंने क्या सर्च किया, मुझे कोई उसके बेसिस पर ऐड ना दिखाए, मुझे कोई ट्रैक ना करे, ठीक है, मेरे डेटा का कोई यूज़ ना करे, तब जाओ डक डक गो के ऊपर, तो आप सारे काम कर पाओगे। बट आपको कोई फालतू के ऐड नहीं होगा। अब जैसे आप गूगल में कुछ भी सर्च करते हो, किसी भी लिंक पे क्लिक करते हो, अगर वो कोई प्रोडक्ट है या सर्विस है, अब आपको फॉलो करना स्टार्ट कर देंगे, आपको एड्स आने स्टार्ट हो जाएंगे, चाहे वो सोशल मीडिया हो या डिस्प्ले एड्स हो, है ना। बट डकडकगो के अंदर ये प्रॉब्लम आपको नहीं मिलेगी देखने के लिए। इसी तरह से वाइंडेक्स होता है, जो कि मैंने बताया था रशिया के अंदर सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। सो
फर्स्ट सर्च इंजन था याहू, उसके बाद गूगल ने धीरे धीरे अपनी एक बहुत बढ़िया इमेज बनाई, और आज के दिन गूगल जो है 93% वर्ल्ड को अगर देखा जाए तो इन्फ्लुएंस करता है। पूरे वर्ल्ड वाइड अगर देखा जाए तो 93% जो गूगल का ही इस्तेमाल होता है, इसलिए इसको रिप्लेस करना तो बहुत मुश्किल है। सर्च इंजन में इसको बीट नहीं कर सकता है, ठीक है। चाहे इसकी बाकी की सर्विसेज में आप बहुत अच्छी चीज़ें लाके इसको शट डाउन करवा दो, सर्चिंग में और एड्स में इसको बंद नहीं कर सकते आप, क्योंकि आज की डेट में हर बंदे की जेब में, मैं ये कहता हूँ कि 7% अगर वर्ल्ड की पॉपुलेशन निकाली जाए तो 7% चलाते हैं आईफोन, बाकी 93% लोग चलाते हैं एंड्रॉयड। एंड्रॉयड फ्री होता है, उसके अंदर आपको एड्स मिलेगा ही मिलेगा। हाँ, कुछ लोग हैं जो DNS एड कार्ड वगैरह यूज़ करके ऐड को बंद कर लें, तो बहुत सारी गुड मॉर्निंग, तो बहुत सारी जगह पे क्या होता है कि एड्स बंद करने से बहुत सारी सर्विस आपके ऑटोमेटिकली काम करना बंद कर देती है ना। तो स्टेटमेंट क्लियर हुआ। तो यहाँ पर गूगल ने क्या करा भाई, एक पर्सन है जो कुछ मेरे पास आता है डेटा सर्च करने के लिए, तो उसे कंफ्यूज क्यों करना 10 चीज़ें दिखा के। तो मेन उनका सेंटर ऑफ अट्रैक्शन क्या है, सर्च, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि यहाँ पर कुछ भी नहीं है, अगर आप राइट हैंड साइड पर देखते हैं टॉप में, तो मेरे पास गूगल के जितने भी प्रोडक्ट सर्विसेज हैं सबका मेरे पास एक्सेस है ना। अगर मैं नीचे आता हूँ, अगर मैं एक एडवर्टाइज़र हूँ, डिजिटल मार्केटर हूँ, तो मेरे पास नीचे का कंट्रोल है ना। अगर आप राइट हैंड साइड पे जाएंगे तो ये आपके डेटा को किस तरह से इस्तेमाल करता है, उन्होंने प्राइवेसी टर्म्स सेटिंग सब चीज़ें यहाँ पर डिफाइन की हुई हैं। ये अभी पिछले 2 महीने से आना स्टार्ट हुआ। लेफ्ट हैंड साइड में आपका अबाउट एंड स्टोर, 2 महीने पहले अगर आप गूगल को देखते तो ये आपको नहीं मिलता था देखने के लिए, तो ये भी हाल फिलहाल में स्टार्ट हुई है चीज़ें, ठीक है। तो चारों कॉर्नर पर उन्होंने अपने इस कंट्रोल्स को रखा हुआ है, ठीक है। बट हमारा इन पे ध्यान कम जाता है, क्योंकि हमें पता है भाई जीमेल चलाने के लिए जनरली आप यहाँ पर क्लिक कर लेते हो, या फिर कुछ ड्राइव ड्राइव चला रहे तो आप यहाँ जाके क्लिक करके चला लेते हो। सो हमारा नीचे भी ध्यान बहुत कम जाता है और इधर भी ध्यान बहुत कम जाता है, क्योंकि जैसे कि हमने पहले ही बताया हुआ आपको कि कोई भी विजिटर जब किसी भी स्क्रीन पर आता है तो उसका जो मेन फोकस होता है वो सेंटर पर होता है। अगर आप सेंटर में मिसिंग हो, लेफ्ट राइट में दाएं बाएं कहीं आप रखे हो, उसका कोई फ़ायदा नहीं, आप ब्लाइंड स्पॉट में चले गए। क्योंकि जैसे कि मैंने आपको शायद ये नोटिस करने के लिए बोला, आप लोगों ने शायद सबसे पहले नोटिस किया था कि नहीं किया था, तो ये कंट्रोल्स 2 महीने से यहाँ पर है, लेकिन हमारा ध्यान नहीं जाता, क्योंकि हम पहले से प्लान कर गए कि हमें सर्च करना है, तो आप वही करोगे, बाकी चीज़ आप नहीं करेंगे। क्या ये वाला? हाँ, अगर आप गूगल चलाएंगे तभी आता है, ठीक है। डिफ़ॉल्ट पे देख लेते हैं, शायद मे भी हो सकता है कन्फिगर रहते हो, नहीं है फिलहाल यहाँ पर से आपको यही मिलेगा इसके अंदर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, essential qualities for a UX designer. So essential qualities to become a UX designer, जैसे curiosity, ठीक है भाई। अगर आप किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा क्यूरियस रहोगे तभी आप कुछ अच्छा कर पाओगे। अब अगर आपके अंदर जिज्ञासा ही नहीं किसी चीज़ को जानेंगे तो आप क्या नया बनाओगे, है ना। तो पहला स्टेप ये। सेकंड क्या है, प्रॉब्लम सॉल्विंग, कि अगर आप कोई चीज़ बनाने जा रहे हैं तो उसके अंदर आप प्रॉब्लम्स को कितना अच्छे तरीके से हैंडल कर रहे हो, ठीक है। प्रॉब्लम हैंडल करना मतलब ये नहीं कि हमारे आपस की, मतलब डिज़ाइन के टर्म में हम लोग क्या सॉल्यूशंस लेके आते हैं कि यूज़र एक बढ़िया एक्सपीरियंस वहाँ से लेके जाए। अब ऐसा सोचो कि एक ऐसा वेबसाइट है कि जहाँ पर यूज़र को 20 क्लिक करने के बाद एक प्रोडक्ट खरीदने के लिए मिल रहा है, और एक ऐसा वेबसाइट है जहाँ पर 5 to 6 क्लिक में बंदा चेकआउट करके निकल जा रहा है। तो बेटर एक्सपीरियंस कौन सा हुआ, जहाँ पर हमारे स्टेप्स कम लग रहे हैं, ठीक है। देखो, एक साइट ओनर के पॉइंट से भी सोचो और एक एंड यूज़र के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोचो। आज की डेट में हर बंदा ना बहुत जल्दबाजी में है, ठीक है, ऐसे ही है ना। और इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल डे टू डे लाइफ में क्या होता है, रेड लाइट का एग्जांपल। आगे खड़ा बंदा ऐसा होगा जैसे सबसे पहले जाके आज इसको कोई घोषणा पत्र साइन करना हो, PM के लिए कुछ एकदम स्पेशल काम करना, या घर जाके खाना उसी ने बनाना हो, करेगा कुछ नहीं, लेकिन रेड लाइट पे गोली की तरफ भागेगा, जल्दबाजी पहुंच जाता है ना, एकदम निकलना है, समझ रहे हो ना। जल्दबाजी की एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ आपको। अब चाहे हम घर जाके बेड पे जाके लेट जाए, हम चाहे सोशल मीडिया चलाएं, जो मर्जी करें, लेकिन जल्दी है किस बात की, कोई मतलब ही नहीं उस चीज़ का। आराम से जाओ, 4 लोग और घायल करोगे जाते में। तो पहली चीज़, क्यूरियस होना आपका बहुत ज़रूरी है किसी भी चीज़ के लिए, क्योंकि जब तक आप क्यूरियस नहीं होगे किसी भी चीज़ को लेकर, तब तक आप कुछ अच्छा क्रिएट ही नहीं कर पाओगे, ना ही किसी चीज़ को डिटेल में समझ पाओगे। देखो, आपके इर्द गिर्द सारे एग्जाम्पल्स हैं अगर आप ध्यान से देखो, ठीक है। बट अगर हम लोग उसको समझने की कोशिश ही ना करें, नॉर्मली अगर हम लोग उसको लेके चलें तो आपको समझ ही नहीं आता। जैसे मैंने लास्ट क्लास में कुछ आपके हाउस होल्ड चीज़ों के बारे में बताया था, अप्लाइंसेस, जैसे डोर हैंडल्स, ठीक है, कि वो
कहाँ पर प्लेस हो रखे हैं और क्यों किए हुए प्लेस, है ना। अगर आप उसको समझोगे तो आपको समझ में आएगा कि भाई हर एक चीज़ में यूएक्स इन्वॉल्व है, यानी कि हर एक चीज़ को ब्रांड ने बहुत सोच समझ के लगाया, उन्होंने उसी तरीके को फॉलो किया। ऐसा नहीं कि आपका जो रेफ्रिजरेटर है, एक ब्रांड अगर अलग साइड पर हैंडल दे रहा है, दूसरा ब्रांड अलग साइड पर हैंडल दे रहा है, हैंडल कहीं भी हो, लेकिन डायरेक्शन जो खुलने का है वो आपका लेफ्ट से राइट ही होगा इन रेफ्रिजरेटर। और वहीं पर मैंने आपको माइक्रो का एग्जांपल दिया था, वो राइट टू लेफ्ट होगा, है ना। और उसका मैंने एग्जांपल क्या बताया था आपको कि वो एक कॉर्नर प्रोडक्ट है, ठीक है, दैट्स व्हाई उसके अंदर सड़ी चीज़ है। अब फ्रिज के अंदर शायद मैंने आपको एग्जांपल दिया था या नहीं दिया था, फ्रिज में हम दो जगह पर सामान स्टोर करते हैं, एक जो शेल्फ होती है, दूसरा जो डोर के अंदर हमारे सेल्फ बनी होती हैं छोटी छोटी, जैसे बॉटल्स हो गई या जार्स हो गई, छोटी मोटी चीज़ें, उस तरह की चीज़ें रखने के लिए। तो क्या होता है कि लेफ्ट हैंड और राइट हैंड में के कंपैरेटिवली अगर आपको देखा जाए, लेफ्ट हैंड बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है हम लोगों का। ऐसा समझो, आप राइट हैंड पे अगर कभी करंट एक्सपीरियंस करोगे, लेफ्ट पे करोगे, तो आप यहाँ पर ज़्यादा रेजिस्ट करोगे। आपको अगर लेफ्ट हैंड पे चोट लगेगी, आपको बहुत ज़्यादा पेन होगा, राइट पे लगेगी तो आप रेजिस्ट बहुत अच्छा कर पाओगे उस चीज़ को। रियलिटी है, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमारा वर्किंग जो साइड है वो यही वाला होता है, ठीक है। तो जिसका लेफ्ट होगा, तुम 5% में आते हो तो यानी कि तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। हम इस यूएक्स में कंसिडर ही नहीं करते हैं, क्योंकि हम देखते हैं मेजोरिटी ऑफ पीपल, ठीक है, मेजोरिटी ऑफ पीपल जो है वो आपके क्या है, 95% जो है वो राइट हैंडिंग होते हैं। तो इसलिए 5% के लिए कुछ नहीं बनाया जाता, उसको कि वो अपना खुद मैनेज करेंगे जैसे करना है धीरे धीरे। तो जैसे अब तुम बाइक चलाते हो, स्कूटी चलाते हो, तो या तो तुम अपने आप को एडजस्ट करते हो उसके हिसाब से, या फिर तुम हैंडल ही एडजस्ट कर लेते हो, है ना। अब तुम लेफ्ट हैंडी हो तो लेकिन रेस तो तुम्हारी राइट साइड पर ही होगी ना, ये लेफ्ट पर है। थ्रोटल किधर है? ये कि बाइक स्कूटी चलाते ही नहीं हो, चलाते हो ना। हाँ, तो थोड़ा सा टाइम लगता है लेफ्ट हैंड वाले लोगों को, अगर राइट साइड पर उन्हें अगर कुछ एक्शन वाला काम करना है, लेकिन आसान नहीं होता एकदम से। एक बार आप एडजस्टमेंट कर पाते हो अपने साथ में, तो फिर आपके लिए वो प्रैक्टिस में चीज़ें आ जाती हैं धीरे धीरे। चलिए, दूसरा क्या है, अंडरस्टैंडिंग एंड क्लाइंट्स। काम नहीं कर रहा है क्या? स्लो तो चल रहा है, कुछ आवाज़ आई क्या? ये कट करके बैठा हुआ है बाहर, अंदर का टेम्परेचर मेंटेन करके। हाँ जी, अंडरस्टैंडिंग एंड क्लाइंट्स। अब एंड क्लाइंट से हमारा मतलब क्या है, जो एंड यूज़र है हमारा, ठीक है। यहाँ पर हम लोग उसकी बात नहीं करें जो क्लाइंट में टास्क दे रहा है, उसको छोड़ दो। आप देखो सीधे एंड यूज़र, क्योंकि पता चला क्लाइंट ने तुमसे गलत बनवा लिया, उसने बोल दिया कि भाई ये सेम डिज़ाइन है, इसको कॉपी कर दो, उसके बाद उसके अंदर प्रॉब्लम्स आ रही हैं। क्यों? क्योंकि क्लाइंट को देखो सीधे से पता है कि एंड यूज़र्स का किस तरह की चीज़ों को देखने वाला है। या फिर देखो, एक तरह का क्लाइंट होता है जो कहता है कि भाई मैं तो इस फील्ड में नया हूँ, लेकिन मुझे सेम यही सर्विस के अंदर, डोमेन के अंदर काम करना है। तो वो क्या करते हैं, ये वेबसाइट देखो सेम बना दो, आप बना दोगे, लेकिन उससे आप वो माइलेज नहीं निकाल पाओगे जिस पॉइंट से आपने वो डिज़ाइन किया होगा, क्योंकि दोनों तो सेम ही दिख रहे हैं ना। जैसे मैंने आपको वेबसाइट दिखाया लास्ट क्लास में, लास्ट टू लास्ट में दिखाया था, फ्लिपकार्ट और शॉप्सी, ठीक है। तो फ्लिपकार्ट ने शॉप्सी को ही में डुप्लीकेट क्यों कर दिया, उसके पीछे का रीज़न समझा? देखो, सीधी सी बात है, अगर कोई शॉप्सी के ऊपर प्लेटफॉर्म पर एक बंदा आता है, तो फ्लिपकार्ट का यूएक्स और यूआई जो लिखा गया है वो इस हिसाब से लिखा गया है कि जो इंडिया में दी बेस्ट माना जाता है। अब शॉप्सी पे अगर कोई बंदा आएगा तो वो नहीं चाहते ना कि उसका एक्सपीरियंस खराब हो, उसको वैसा ही एक्सपीरियंस मिले जैसा कि वो फ्लिपकार्ट के ऊपर करके आया है, ठीक है। अब दोनों में फ़र्क क्या है, फ्लिपकार्ट के ऊपर जो प्रोडक्ट लिस्टेड होता है उसकी कॉस्ट ज़्यादा होती है, उसकी कॉस्ट कम होती है। तो जिसको कम बजट वाले में जाना है वो वहाँ से जाके परचेज़ करे, जिसको अच्छी क्वालिटी में डील करना है वो वहाँ से वर्क करे। तो जैसे क्या हुआ, ये बनाने के पीछे का प्लेटफॉर्म का रीज़न क्या था भाई? देखो, फ्लिपकार्ट के ऊपर फ्लिपकार्ट ये चाहता है कि भाई उसका जो प्लेटफॉर्म है वो एकदम डिफरेंट हो, यानी कि वहाँ पर ऐसे प्रोडक्ट ना हो जिसकी वजह से उसका नाम कल को जाके ख़राब हो। तो उन्होंने क्या करा, लो बजट वाले प्रोडक्ट को कैटर करके एक तरफ निकाल दिया शॉप्सी के अंदर। अब देखते जैसे उसका सैफ अली खान की डॉटर का जब ऐड आता है, सारा अली खान, तो वो कहती है भाई 35 रुपये में साड़ी ले लो, 5 रुपये में चप्पल ले लो। हाँ, ब्रांड एम्बेसडर ऐसे बना देगा वॉलमार्ट किसी को सी फिर वो कहाँ जाएगा? तो वो तो एक फेस लेते हैं कि भाई किसका वैल्यू ज़्यादा चल रहा है, उसी के हिसाब से अपना काम करता है, ठीक है। जैसे है ना कि भाई मान लो कि
भूल भुलैया मूवी आई पहली वाली, कौन सी ईयर में थी? तो आई थिंक 2008 में आई थी। विद्या बालन वगैरह थे उसमें। तो क्या था कि अक्षय कुमार के साथ, लेकिन अक्षय कुमार को रिप्लेस किया किसने? बैक टू बैक उसने फिर थर्ड में भी आ गया उसके अंदर। क्यों? क्योंकि भाई देखो एक चीज़ ये देखी जाती है इंडस्ट्री के अंदर कि करंटली ट्रेंड किस चीज़ का चल रहा है ना। जैसे लक्स, लक्स के अंदर जितनी भी आपकी फेमस हीरोइंस रही हैं सभी का एडवर्टीजमेंट रहा है, चाहे वो जूही चावला हो चाहे कोई भी हो, बड़े बड़े, है ना। अब उसमें कौन आ गया? शाहरुख खान की डॉटर। ठीक है, तो उसकी डॉटर ने उसको रिप्लेस किया, सारी हीरोइंस को, प्लस अपने फादर को भी उसके अंदर। कि सीधी सी बात है, ब्रांड बनाना है तो फेस वैल्यू अगर बढ़ानी तो करना पड़ेगा। तो आप देखना लक्स का टीवी चाहिए, आप, मैं हो सकता है यूट्यूब पे आपको दिखा दूँ, लेकिन मुझे क्या मिलेगा? कुछ नहीं। तो यहाँ जाओ, कंट्री डिलाइट सर्च करते हैं, कितने ऐड चला रही कंपनी? 640 ऐड। आज की डेट में इनके आप कोई भी ऐड उठा कर देख लेना और एक चेहरा ऐसा दिखा दो जिसको आप पहचानते यू द एक्साइटिंग पार्ट, जब मैंने ये ऐप डाउनलोड किया तो मुझे 4 on 4 ऑफर मिला। इसमें हो। क्या होता कोई ये है एक्ट्रेस कि मैं मॉडल उसकी पिच ऐसी होती है बोलने की? नहीं होती ना। बड़ा स्टाइलिश सा होगा उसका बोलने का तरीका, बड़ा एकदम देसी है ना। यही चीज़ कनेक्ट करती है एंड यूज़र को कि भाई ये किसी फर्जी बंदे को नहीं ला रहे पकड़ के, जो यूज़ कर रहा होगा या अब नहीं भी कर रहा होगा, ये कनेक्ट कर जाएगा एंड यूज़र को। या जैसे ही देखो पतीले में से एकदम प्रॉपर मलाई निकालते हुए, ये नहीं खाली प्रोडक्ट दिखाया उन्होंने, तो प्रोडक्ट का उन्होंने बॉईल करके उसका पूरा सेपरेशन भी दिखाया। तो इस वजह से आज कंटेंट डिलाइट, ये सोचो कि इसका इतना बड़ा टारगेट ऑडियंस बन चुका है मार्केट के अंदर, जो 640 ऐड के साथ लीड कर रहा है इन इंडिया। ठीक है, तो वो क्यों कर पा रहा है? क्योंकि वो रियलिटी पर चल रहा है। ये नहीं कि मॉर्फ ऐड जिसको बोलते हैं सरोगेटेड, उस पर काम नहीं कर रहे हैं लोग। क्योंकि जितना आप रियलिस्टिक जाओगे, ठीक है, उतना ज़्यादा आपके बढ़ने के चांसेस होंगे। अब यहाँ पर तुम शाहरुख खान को लाओगे भी कंटेंट डिलाइट, या जैसे एक आप लोग देखते हो टाइड का ऐड आता है, SR के स्टेन रिमूवल तो कोई लॉजिक इस बात का, शाहरुख खान से टाइड भी खुआने का, और उसके बाद कोई देख के गधा ही होगा तो उसको जाके टाइड को खरीद के लेकर आएगा। भाई उनके कपड़े सीधे नीलाम होते हैं, वो कपड़े पहन के जो बेचते हैं उससे पैसा कमाते हैं। वो नहीं रखते कपड़े कि भैया इसको लगाओ ऑक्शन में डालो उल्टा पैसा आएगा, ये सिस्टम होता है। ये थोड़ी ना कि भाई जाएंगे उनके कपड़े लॉन्ड्री में जाएंगे। कभी देखा तुमने रिपीटेड करते उसको कि इसने यहाँ पहना फिर इसका दोबारा पहना? नहीं, दिखाई देगा। चाहे वो किसी भी अवार्ड शो में ब्लैक वाइट शर्ट पहनता हो, टक्सीडो डालता हो, फिर भी वो रिपीटेड नहीं होगा उसका। कलर जरूर रिपीटेड होगा, लेकिन उसका पहना हुआ दोबारा रिपीटेड नहीं होगा। अरे यार, जो बुलाता है वो ब्रांड खुद सिलवा के देते हैं उसको, उसका सीधा ऑक्शन लगा दो, शाहरुख खान ने पहना था वो बस उसके नाम पर कमा लेते हैं लाखों रुपए, और जो उसके चाहने वाले हैं पागल है लोग। जैसे बहुत टाइम पहले 2007 या 8 की अगर बात की जाए, ब्रिटनी स्पीयर्स ने च्युइंगम खा के च्यू करके फेंक दी थी, लोगों ने $8 करोड़ में उसको खरीद लिया। खरीदने वाले लोग ऐसे हैं। हाँ, तो फैन फॉलोइंग किसी की है तो नेक्स्ट लेवल है भाई, उसका कुछ नहीं कर सकते आप। तो हम यहाँ पर क्या बात करें एंड यूज़र के एक्सपीरियंस की, कि भाई अगर आप एक्सपीरियंस अच्छा दोगे तो आपके चलने के चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे। तो बात ये आती है कि हमें ऐड की रिक्वायरमेंट क्यों आती है? क्योंकि आप अगर सही भी हो तो आपको दिखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप नहीं तो पहुँचोगे नहीं एंड यूज़र तक। बाकी लोग क्या करेंगे, अपने एड्स चला के आपको नीचे पहुँचा देंगे, क्योंकि ये उस भीड़ में लॉन्च हुए जहाँ पर ऑलरेडी बहुत बड़े यूनिकॉर्न मार्केट में फैल चुके हैं, जैसे कि जेप्टो हो गया, जैसे कि आपको ब्लिंकिट हो गया। तो कंटेंट डिलीट को कौन जगह देगा आने की? कोई नहीं देगा ना। तो इसके अगर मैं बात करूँ तो ये IIT से आए हुए बंदे हैं जिन्होंने बेसिकली इस कंपनी को स्टार्ट किया। ठीक है, और ये IIT आई थिंक महाराष्ट्र के स्टूडेंट हैं सारे जिन्होंने इस कंपनी को स्टार्ट किया है। उन्होंने क्या देखा भी, यार इंडिया के अंदर दूध की प्रॉब्लम एक ज़माने से जो बड़ी खतरनाक है, वो है पानी मिला के देने वाली। ये लोग पानी मिला के बेचते हैं। उन्होंने अपने लोगों को ये बोला जहाँ से भी दूध लेते हैं कि भाई आप मुंह मांगे रेट लो, ठीक है, लेकिन पानी नहीं मिलाओगे। एक और क्या चाहिए किसी को? भाई एक बंदा जो एक गाय या भैंस 4 लीटर जो मिल्क एक दिन में आपको प्रोसेस करके दे रही है, उसको लोग 8 लीटर बना के बेच रहे हैं। उससे अच्छा कि भाई उसके पैसे डबल ले लो, मतलब चीज़ तो प्योर दी, और एंड यूज़र जो खरीद रहा है उसको वो चीज़ प्योर मिल रही है। ये चीज़
तो ये पूरा का पूरा मॉडल ऑनेस्टी के ऊपर चल रहा है, ठीक है। अब छोटी चीज़ क्या है, कौन सा ब्रांड आपको ये कहता है कि भैया आप मेरा प्रोडक्ट लो और उसको चेक करो कि असली है कि नकली है। क्या अमूल ने आज तक आपको स्टेटमेंट दिया? क्या मदर डेयरी ने आपको आज तक स्टेटमेंट दिया? नहीं दिया, क्योंकि इन कंपनी के खुद के, तो इसका जो बिजनेस मॉडल है वो क्या है, ऑनेस्टी के ऊपर चल रहा है। किसी दिन इसके साथ कुछ भी, अगर एक भी बंदे ने कुछ बना दिया नेगेटिव वीडियो उसका, ये ब्रांड क्रैश कर जाएगा एक ही दिन के अंदर। फिर लोग लगेंगे भाई साहब की जांच पड़ताल कराने में। तो इनकी डेली की ना मिल की रिपोर्ट आती है आपके अंदर लैब से, जब आप लेते हैं। आगे चलते हैं। तो यहाँ पर हमने इस ऐड के थ्रू क्या समझा कि भाई यहाँ पर एंड यूजर को इन्फ्लुएंस किया जा रहा है फेस वैल्यू के ऊपर, है ना। यहाँ पर हमने क्या समझा कि इंटरफेस कितना भी अमेजिंग क्यों ना हो, अगर वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने में इनकम्प्लीट है तो वो एक अच्छा एक्सपीरियंस नहीं दे सकता। तो यूएक्स कम्प्लीटली एक अलग चीज़ है, यूआई कम्प्लीटली एक अलग चीज़ है। यूआई जिससे एंड यूजर इंटरेक्ट कर रहे हैं, और यूएक्स की वो वहाँ से जिस पर्पस के लिए वो आया, क्या वो पर्पस सॉल्व हुआ या नहीं हुआ, है ना। फिर क्या आता है, टीम स्पिरिट। कोई भी प्रोडक्ट को डिज़ाइन करने में आपको एक टीम के साथ काम तो करना ही पड़ेगा। अकेले अगर आप बनाने जाओगे टाइम ज़्यादा कंज्यूम होगा, टाइमलाइन बहुत ज़्यादा एक्सटेंड हो जाएगा। सो मान लो कि अगर हम 5-6 लोग अगर एक प्रोडक्ट के ऊपर काम करें, एक सर्विस को लॉन्च करने का प्लान कर रहे हैं, तो हम सबका एक लेवल पर होना बहुत ज़रूरी है। ऐसा ना हो कि एक बंदा अलग चल रहा है बिल्कुल, जिसका उससे कोई प्रोजेक्ट से लेना देना नहीं है, ऐसा कुछ कर लेते हैं, है ना। तो सभी का माइंड जो है फिजिकली उस जगह पर होना बहुत ज़रूरी है कि हम बना क्या रहे हैं। ये ना हो कि हम एक रेफरेंस लेके चल रहा है ब्लिंकिट का, एक लेके चल रहा है जेप्टो का, वो जेप्टो के साथ से बना रहा है, वो ब्लिंकिट के साथ बना, लो जी हमने एक बना के नई चीज़ तैयार कर दी, वो ना तो इधर से पूरी है ना उधर से। तो टीम स्पिरिट यानी कि सब एक जैसा काम करे, एक प्रोडक्ट को फिनिश लाइन तक लाने का काम करे। एजिलिटी, ठीक है, किसी भी चीज़ को करने की जो आपकी है एक वो पार्ट। कम्युनिकेशन स्किल्स एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, क्योंकि अगर आप अपनी चीज़ को किसी भी एंड यूज़र तक अच्छे से नहीं एक्सप्लेन कर पा रहे, तो जैसे हमारे यहाँ पर इंडिया में कम्युनिकेशन स्किल समझाता है इंग्लिश स्पीकिंग नहीं, तो जिस भी लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हैं, एंड यूज़र को आप सेटिस्फाई कर पाएँ कि आप कहना क्या चाहते हैं, ठीक है। अगर आप वो चीज़ एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे उस एंड यूज़र की लैंग्वेज में, तो वो आपका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा नहीं माना जाता, ठीक है। फिर क्या है, माइक्रो एंड मैक्रो, छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज़ के बारे में सोचना, कि यानी कि जब हम कोई चीज़ बनाए, हम अपनी चीज़ को, प्रोडक्ट को, सर्विस को लेकर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है, अच्छी बात है, होना चाहिए, बट उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी सोच के चलना चाहिए साथ ही साथ। कि मान लो कि अगर हम प्लान ए लेके चल रहे हैं, मान लो उल्टा पड़ गया तो प्लान बी क्या है। सो उसी तरह से जब आप एक ऐप बना रहे हैं तो उसमें आप हर छोटे से छोटे, यानी कि अनपढ़ बंदे के भी बारे में सोचते चलो, क्या वो चला पाएगा या नहीं चला पाएगा। ये नहीं कि तुमने सारे एकदम पढ़े लिखे लोगों के लिए सोच के ऐप बना दिया और एंड यूज़र को समझ में नहीं आ रहा, तो आप एक बहुत बड़े मास को छोड़ जाओगे। इंडिया क्या है, अगर जैसे आज तक का जो स्टेटस है वो यही है कि हम कंप्यूटर के अंदर बहुत हाई फाई समझते हैं, बट हम अभी भी पॉपुलेशन का एक एवरेज निकालें तो 8% ही हमारी पॉपुलेशन इंडिया की कंप्यूटर चलाना जानती है, ठीक है। तो पहली चीज़ तो कि भाई अगर आप कोई चीज़ बना रहे हैं तो वो उसमें कितना टेक्निकलिटी की रिक्वायरमेंट है। अगर आप कोई बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ बनाते हो तो एंड यूजर उसको चला ही नहीं पाएगा। तो यानी कि आप सिर्फ एक ही सेगमेंट को टारगेट कर पा रहे हैं। इसको देखो ऐसा समझने की कोशिश करो, टीवीएस का नाम सभी ने सुना होगा, अपाचे बाइक आती है, स्पोर्ट्स सेगमेंट में आती है, टीवीएस की जुपिटर आती है, एक्टिवा जैसे फॉर्म उन्होंने निकाला हुआ है अपना, वो ज़्यादातर कौन चलाते हैं, लड़के भी चलाते हैं, लड़कियाँ भी चलाती हैं, है ना। अब उसकी एक मिड सेगमेंट बाइक भी आती है जो उनको बहुत ज़्यादा एवरेज के लिए चाहिए, है ना। तो उसमें बहुत सारी उनकी अलग अलग हमें उस सेगमेंट में मिल जाएंगी। तो टीवीएस की वो भी आती है जो बिल्कुल हीरो पुक जैसी आती है ना, लूना, जो जिसको जनरली डिलीवरी वाले लोग यूज़ करते हैं, जो बहुत ही 2-3 लीटर का टैंक होता है और 80-90 का 1 लीटर पेट्रोल में एवरेज होता है उसका, ठीक है। लोडिंग वगैरह के लिए जो हम लोग जनरली प्रोडक्ट को डिलीवर कराने के लिए छोटे छोटे मैक्रो एरिया में यूज़ करते हैं। तो क्या था इनका माइंड सेट। तो देखो एक ब्रांड है जो सिर्फ और सिर्फ बहुत हाई सेगमेंट में डील कर रहे हैं, है ना। अगर वो हाई सेगमेंट में जा रहे हो तो भाई इंडिया के अंदर ऐसे कितने लोग हैं जो तुम्हारी बहुत महंगी बाइक्स खरीद लेंगे, नहीं खरीद पाएंगे ना। तो उन्होंने क्या सोचा है कि भाई जो हाई सेगमेंट में जाना चाहते हैं उनके लिए भी बनाओ, जिनको एवरेज वाली बाइक चाहिए 80-90 हज़ार रुपये तक की, उनके लिए भी बनाओ, लड़कियों के लिए भी स्कूटी वगैरह बना दो, जो डिलीवरी वाले लोग हैं उनके लिए बनाओ।
तो क्या हुआ, पूरा का पूरा उन्होंने टारगेट ऑडियंस कवर अप कर लिया। समझा माइक्रो एंड मैक्रो का मतलब? ये मैंने आपको ऑटोमोबाइल एग्जांपल से समझाने की कोशिश की। तो वही सेम चीज़ है कि जब हम लोग कोई ऐप या वेबसाइट बना रहे हैं तो उसको आप इतना फ्रेंडली बनाओ कि कोई भी चला ले, ज़्यादा उसको नॉलेज की रिक्वायरमेंट ना हो। जैसे फ्लिपकार्ट और अमेजोन दोनों बहुत अच्छे हैं, लेकिन फ्लिपकार्ट को चलाने के लिए ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, मुझे नहीं पढ़ना आता, मैं विजुअल देख के समझ सकता हूँ, है ना। बट अगर मैं वहीं पर अमेजोन की बात करता हूँ तो मुझे यहाँ पर ऊपर का नेविगेशन समझ ही नहीं आता एक अनपढ़ व्यक्ति के हिसाब से, है ना। डिफरेंस समझ आया, माइक्रो एंड मैक्रो। तो वो यहाँ से तो चला सकता है लेकिन यहाँ से नहीं देख पाएगा। तो यहाँ पर इन्होंने अपने सेगमेंट को बहुत पहले ही रिफाइन कर दिया इस चीज़ को। और दूसरा अगर आप देखोगे तो क्लटर फ्री है ना, बहुत ज़्यादा यहाँ पर खिचड़ी नहीं बनाई इन्होंने। यहाँ देखो अमेजोन ने भर भर के, और मेरे पास यहाँ भी है, इतना लोड करने की क्या जरूरत है इसको, ये ओवरलोड है डिज़ाइन। दूसरा, एक छोटी सी विंडो के अंदर मैं सब दिखा रहा हूँ, एक ऐसा फील आ रहा है जैसे मैं ब्लिंकिट ज़ेप्टो चला रहा हूँ। इसमें ऐसा नहीं है, ठीक है। बहुत ही नीट एंड क्लीन क्लियर डिज़ाइन। अच्छी चीज़ दोनों के अंदर जो है वो मैं बताता हूँ। कंपैरिजन ये तो समझ में आ गया कि ये सबको माइक्रो एंड मैक्रो थिंकिंग के बेसिस पर डिज़ाइन है, इसको उस तरह से डिज़ाइन नहीं किया गया। ऐसा लगता है जल्दी में बना के लॉन्च करना था बस वाला काम है। एक अच्छी चीज़ जैसे आप यहाँ लिखते हो जाके कीवर्ड, ठीक है। तो मैंने एक टी शर्ट लिखा, अभी अगर मैं मैन हूँ तो मैं मेंस के लिए देखना चाहूँगा फुल स्लीव्स। यहाँ पर तो देखो सबके लिए उन्होंने यहाँ पर रखा हुआ है, गर्ल्स के लिए, मेंस के लिए, लेडीज़ के लिए, सबके लिए है ना। अब ऐसे ही ना अमेजोन में अगर आप जाओगे, इन्होंने और ज़्यादा अच्छा बनाया, कॉम्बो के ऊपर बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इन्होंने इसको बहुत अच्छा डिज़ाइन किया हुआ है। विजुअल पे बहुत अच्छे नहीं है लेकिन सर्च के क्राइटेरिया की अगर बात की जाए तो बहुत बढ़िया है इनका। अब इनका एक सर्च जो बहुत फेल है वो है इनका अमेजोन प्राइम। अमेजोन प्राइम को ना कुछ ढूंढ के दिखाओ, जो तुम ढूंढना चाहोगे वहाँ तक मिलेगा ही। वो आलतू फालतू ट्रेलर वेलर तुम्हें सब दिखा देगा, मूवी नहीं देगा भाई से जो तुम्हें देखनी है। कौन सी देख पाओगे, जो रिसेंटली रिलीज होंगी सामने दिख रही होंगी तुम्हारे एक्सपीरियंस के बेसिस वो तो मिल जाएंगी, लेकिन तुम्हें और कुछ ढूंढना हो ढूंढ ही नहीं सकते भाई से उसके अंदर। क्यों? क्योंकि उनका पर्पस अमेजोन प्राइम चलाना ही नहीं है। अमेजोन प्राइम तो उनके लिए बस ऐसा है कि बस चलो ठीक है, एक बंदे को बहकाने के लिए कुछ दिया हुआ है हम लोगों ने। तो इसी वजह से अब आप देखते हो जब हम लोग अमेजोन का मेंबरशिप खरीदने जाते हैं तो एक 500 रुपये की मेंबरशिप आती है 1 साल की, और एक आती है 1000 रुपये की मेंबरशिप। दोनों फर्क क्या है कि भाई एक बंदा जो है वो ये चाहता है कि मुझे डिलीवरी सेम डे मिले मुझे, लेकिन अमेजोन प्राइम में कोई इंटरेस्ट नहीं है। प्राइम मेंबरशिप मिलेगी लेकिन उसमें आप अमेजोन प्राइम का प्लेटफॉर्म यूज़ नहीं कर पाओगे, लेकिन आप डिलीवरी सेम डे ले पाओगे 500 रुपये पे करके साल भर के लिए। फिर एक बंदा है जो कहता है कि यार मेरे को डिलीवरी तो चाहिए सेम डे, लेकिन मुझे साथ में इनका वीडियो प्लेटफॉर्म भी इंजॉय करना है, तो वो 1000 रुपीज़ वाला उनका पैकेज बना हुआ है। तो इन्होंने ये देख लिया, इन्हें समझ में आ गया कि भाई लोग अब बेवकूफ़ नहीं है, तो उन्होंने उसको ब्रेक डाउन किया 2 पार्ट में, नहीं चल पा रहा तो उन्होंने क्या करा, अलग अलग बना दिया। जिसका नहीं है बजट वो 500 वाला ले ले, जिसका बजट है वो 1000 वाला ले ले, है ना। तो ये विंडो क्लियर हुआ कि भाई एक यूएक्स डिज़ाइनर को अंदर ये सारे चीज़ें होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके अंदर ये एलिमेंट मिसिंग है तो अगर यूएक्स डिज़ाइनर बनना चाहते हो तो अपने अंदर ऐड करो। चलो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की बात करें, एक यूएक्स डिज़ाइनर को किसी कंपनी में जाके क्या क्या करना होता है, ठीक है। सो यूएक्स डिज़ाइनर हैड टू अकम्प्लिश many responsibilities. Overviews of the UX designer responsibilities is listed as follows. First, which is very important, जब आप स्टार्ट करने जा रहे हो या मीटिंग भी आप करने जा रहे हो उससे पहले कॉम्पिटिटर एनालिसिस, कि जिस प्रोडक्ट और सर्विस के बारे में हम लोग बात करें उनको सेम सेगमेंट में डील कौन कौन और कंपनी कर रही है, ठीक है। अब जैसे अगर देखा जाए तो जैसे आप अमेजोन के अंदर है ना, अमेजोन जो सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है क्या वो बाकी लोग नहीं करते हैं? करते हैं ना। एचसीएल भी करता है, आपका विप्रो भी करता है, बहुत सारी ऐसी कंपनी है जो सेम सपोर्ट, टीसीएस सपोर्ट प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो भाई अगर मान लो कि कल को कोई ब्रांड अपना कस्टमर सपोर्ट आपको देता है कि भाई मैं आपको एक XYZ ब्रांड हूँ और मैं आपको अपना कस्टमर सपोर्ट देता हूँ। जैसे एग्जांपल के लिए ऐसा समझो कि मैं जोमेटो का ऑनर हूँ, तो जोमेटो कभी भी कस्टमर सपोर्ट अपना नहीं बनाएगा, भाई मैं क्यों लूँ सरदर्दी, मैं तो कंपनी को दे देता हूँ काम, उनके पास 20-30 बंदे होंगे जो अपना आप झेलेंगे उस चीज़ को, ठीक है।
तो पहले के टाइम में क्या होता था, जैसे मान लो कि एक वेबसाइट के अंदर पेमेंट गेटवे लगाना है, तो कंपनी ये कहती है हम अपना लगाएंगे, हम अपना बिल्ड कराएंगे, डेवलप कराएंगे। अब मान लो कि आपने, सचिन ने अपना पेमेंट गेटवे डेवलप कर लिया, अब सचिन की ज़िंदगी खराब। कैसे? क्योंकि भैया सर मैंने पेमेंट किया था आपकी वेबसाइट पर, पेमेंट डिक्लाइन हुई। अब सचिन क्या करे उसके अंदर? तो यानी कि सचिन को बंदे बैठाने पड़ेंगे 15-20, ऐसे पता नहीं कितने बंदे होंगे जिनके ट्रांजेक्शन, कई बार लिखा था पेमेंट करते पेज को रिलोड नहीं करना, नहीं पता किसने कर दिया, पेमेंट गई बीच में, उसके पास से कट गया, उसको ये नहीं पता कि भैया 7 दिन बाद वो वापस आ सकते हैं। लेकिन बंदे के तो भाई चाहे 10 रुपये हो चाहे 10,000 हो, वो तो पैनिक करेगा ना, वो तुरंत में कॉल लगाएगा। इसी चक्कर में आज की डेट में आधे से ज़्यादा ब्रांड ने कॉल सपोर्ट ही बंद कर दिया कि भाई समझाना बड़ा मुश्किल है, टिकट रेस करो, तो वो मेल पर या चैट पर बात करते हैं। इससे क्या होता है, एक एब्यूजिंग लैंग्वेज का जो होता है ना, लोग सीधे उठाते भाई सब चालू हो जाता है। एक्सपीरियंस है भाई, लोगों ने झेला, जिन्होंने कस्टमर केयर चलाया कि भाई लोग कैसे बात करते हैं, बहुत रिस्पेक्टेड तरीके से बात करते हैं, तो उन्होंने कहा भाई चैट सपोर्ट पे आओ, ईमेल सपोर्ट पे आओ, टिकट रेज कराओ, हम बात ही नहीं करेंगे बंदे से, चाहे तुम कोई भी हो, आप अपना ईमेल में कंसर्न लिख के भेजो, उसको आंसर कर दिया जाएगा, उसके अलावा कुछ नहीं। अच्छा वहाँ पर फिर भी कुछ ऐसे महान लोग होते हैं तो लिख देते हैं उसके अंदर भी होते हैं, वहाँ पर भी लोग भी फ्रस्ट्रेशन निकाल देते हैं कि भाई ऐसा नहीं बोल पाते, ऐसे बोलो छोड़ूंगा नहीं। तो हम कॉल सपोर्ट से इधर स्विच क्यों हो गए, उसके पीछे का सबसे बड़ा रीज़न यही है। अब आप ऐसा समझो कि सेलफोन के अंदर जो भी आप नेटवर्क ऑपरेटर यूज़ करते हैं, मे बी वो वोडाफोन हो सकता है, एयरटेल हो सकता है, कोई भी हो सकता है ना। सो वहाँ पर क्या होता है, कस्टमर सपोर्ट बनाया जाता है जिसको बोलते हैं कस्टमर केयर। भाई आपको कोई प्रॉब्लम आ गई या आपके साथ कुछ मिसहैपनिंग होगी तो आप वहाँ पर जाके बता पाते थे। अब कुछ लोग जिनके पास कोई कॉल ही नहीं करता, वो लोग क्या करते हैं, कस्टमर केयर में कॉल मिलाते हैं। अब कस्टमर केयर में कॉल जब मिलाते हैं तो क्या होता है, कस्टमर केयर जो भी कंपनियां सेटअप करती हैं वो जानबूझ के लड़कियों को हायर करते हैं। इसके पीछे का एक्सपीरियंस क्या है कि भाई कम से कम सामने वाला बंदा, मेल पर्सन जो होगा वो एब्यूजिंग लैंग्वेज में बात नहीं करेगा। ये एक सबसे बड़ा रीज़न है सपोर्ट के अंदर गर्ल्स को हायर करने का। ठीक है, अगेन यूज़र एक्सपीरियंस कि भाई सोच समझ के बैठाओ। अब आदमियों का वैसे कोई बड़ा बैठा हुआ है तो तुरंत चालू हो जाए जैसे तैसे कोई लड़की वाली को रुक जाए कि नहीं यार। फिर भी कुछ लोग होते हैं जो बदतमीजी करते हैं, बट एक रिस्पेक्ट, थोड़ा सा लोग डिग्निटी मेंटेन करके चलते हैं उस केस में। तो इन सभी कंपनीज के साथ सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या हुआ, इन्होंने क्यों कॉलिंग वाला सिस्टम हटाया। देखो सीधी सी बात है, कस्टमर केयर पर जब भी आप कॉल करते हो, कॉल होती है फ्री, जिसको बोलते हैं टोल फ्री। टोल फ्री हमें लगता है क्या दुनिया में कोई चीज़ फ्री होती है क्या? जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कुछ भी फ्री नहीं है। तुम्हारे लिए वो फ्री है, लेकिन उधर से कंपनी को पे करना पड़ रहा है तुम्हारी कॉल के लिए। वो लोग आधे आधे घंटे चाट परेशान कर रहे हैं, तो कंपनी का भाई बहुत नुकसान हो रहा है, बंद करो। क्योंकि इन सब के ऊपर जो रेगुलेटरी आती है उसकी आती है ट्राई की, है ना। ट्राई जो कंपनी है जो इनके ऊपर कंट्रोल करती है कि भाई कौन किस तरह से काम करेगा मार्केट के अंदर। जैसे एग्जांपल के तौर पर जब जियो मार्केट में आया तो उसने सबको एकदम ज़बरदस्त नेट की स्पीड दी, ठीक है। अब बाकी लोग जो थे, एयरटेल हो गए, वोडाफोन हो गए, आइडिया हो गए, ये सारे परेशान कि भाई हम कहाँ जाएँ, क्योंकि वो तो भाई सब एकदम फुल ऑन अपना फुल स्पीड पे नेट चला रहे हैं, तो लोग हमें क्यों पूछेंगे। लोगों ने भाई साहब एक एक दिन लाइन लगा के सिम कार्ड खरीदे जब जियो कभी इंट्रोड्यूस हुआ था। और छोटे मोटे लोग नहीं, बड़े बड़े लोग भी, भाई नेट फ्री है, सारी चीज़ें, है ना। अब बाद में क्या हुआ, जब ट्राई कंपनी ने उसको अपने अंडर में लिया तो उन्होंने उसको बोल दिया भाई इस स्पीड से ऊपर आप नहीं दे सकते। तो क्या हुआ, आज की डेट में जियो की स्पीड देखा जाए तो बहुत कम हो चुकी है, क्योंकि रेगुलेटरी आ गई ना उसके ऊपर। अब पहले नहीं था, पहले ओपन हैंड चल रहा था, भाई लॉन्च करना है तो उन्होंने अपना अलग अलग डिवीजन में जो मर्जी किया, वो जैसे मर्जी का इन्फ्लुएंस किया मिनिस्ट्री को, और उन्होंने फुल स्पीड में चलाया। अब नहीं चला सकता, ठीक है। तो कॉम्पिटिटर एनालिसिस, यानी कि कौन कौन ब्रांड सेम प्रोडक्ट सेम सर्विसेज में है। अब जैसे इसको ऐसा समझो कि आप एक ब्लिंकिट जैप्टर जैसी कोई चीज़ बनाने जा रहे हो, ठीक है। भले से ये सब सेल ऑनलाइन कर रहे हैं, लेकिन सभी का जो मार्केट में लाने का पर्पस है वो अलग अलग है। भाई देखो 10 मिनट की डिलीवरी को किसने इंट्रोड्यूस किया? ब्लिंकिट। उससे पहले जैसा कुछ नहीं होता था ना। चलो एक चीज़ चेक करके आते हैं। दिखाता हूँ कुछ। बिग बास्केट का नाम सुना है? ये
टाटा के अंडर में आता है। इनके यहाँ पर क्या एक्सपीरियंस था, अच्छा सामान चाहिए, एक दिन पहले ऑर्डर करो, नेक्स्ट डे आपके घर पे डिलीवर हो जाएगा। नहीं सब्जी मुझे आज बनानी तो मैं कल का इंतज़ार क्यों करूँ। तो एक टाइम था मार्केटिंग के अंदर सबसे ज़्यादा जो डिग्निफाइड कंपनी थी वो ये थी। आज की डेट में इस फास्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट के चलते हुए, ठीक है, जो ग्रोफर्स बना ब्लिंकिट, ठीक है, और ब्लिंकिट को देखते हुए फिर आया आपका जेप्टो, फिर आपका आया डंसू, फिर इस तरह से बहुत सारी कंपनियां बनती चली गई, ठीक है। इन सभी ने क्या करा, उसके ही मॉडल को पकड़ा कि उसने बोला भाई 15 मिनट तो हम कर देते हैं, 16 मिनट, 10 मिनट का बोलते ज़रूर है लेकिन 15-20 मिनट में आ जाती हैं चीज़ें, मतलब इससे ज़्यादा टाइम लगता नहीं कि भाई किसी को 1 घंटे वेट करना पड़ रहा है। इनके चलते आज बिग बास्केट कंपनी खुद अपना एडवर्टीजमेंट करती है कि हम 10 मिनट में ग्रोसरी डिलीवर कर देंगे आपको। नहीं तो फिर इस कंपनी का कोई काम ही नहीं रह गया ना बिग बास्केट का। और ये भी देखो सेम चीज़ में डील करते हैं, ठीक है। अब अमेजोन और फ्लिपकार्ट इन्होंने क्या कर रखा है, कोरियर कंपनी जो है या जो इनके जो राइडर्स होते हैं जो सामान आपको डिलीवर करते हैं, तो जैसे ई कार्ट का आपने नाम सुना होगा, ई कार्ट फ्लिपकार्ट का ही है, उसी के अंडर में आता है। अब मान लो हर वक्त ऑर्डर का इतना ज़्यादा सर्च नहीं होता ना कि भाई एकदम एकदम तुम्हें डिलीवर करने, जनरली जब सेल आती है, डील आती है, तब ऐसा कुछ होता है कि भाई बंदे को फुर्सत नहीं है, तब तो 24/7 लगे होते हैं काम करने के लिए, इतने बुरा हाल होता है 4-5 दिन का। वो 4-5 दिन का जो है 15-20 दिन के लिए इनका बड़ा हेक्टिक हो जाता है काम, और पूरा चीज़ों को डिलीवरी लाइन को स्ट्रीमलाइन करना कि भाई कहीं भी दिक्कत ना आए। हर जगह टोल पर बात करके पहले से को पता चला कोई पैसा वाला ट्रक होके खड़ा हो गया कि भैया क्या जा रहा है इसमें दिखाओ, ठीक है। सबसे पहले चेक जो होते हैं कर लिए जाते हैं, सारी चीज़ें सेट कर दी जाती हैं 1 महीने तक के लिए। तो ब्लिंक ये आपका बिग बास्केट जो अब ये खुद इस स्टेटमेंट पर आ गए भाई आप जो भी ऑर्डर करेंगे हम उतने टाइम में आपको डिलीवर कर देंगे, ठीक है। क्योंकि भाई आज की डेट में यूज़र का एक्सपीरियंस दो प्लेटफॉर्म ने ऐसा बना दिया कि भाई ये 10 मिनट में दे रहा है तो आप कैसे करोगे। तो अमेजोन का एक आता है पेंट्री, नाम सुनाओ, ठीक है, सेम चीज़ में डील करता है। ठीक है, आप यहाँ इसमें अगर जाओगे तो सारे ग्रॉसरी मिलेंगे आपको। आप अपने आप को खुद लिस्ट भी कर सकते हो एज ए ग्रॉसरी सेलर, जाके अपने प्रोडक्ट लिस्ट कराओ। और फ्लिपकार्ट का क्या आता है, फ्लिपकार्ट का आई थिंक फ्रेश करके आता है, शायद फ्रेश है, देख लेते हैं। फ्लिपकार्ट का ग्रोसरी का डेडिकेटेड प्लेटफॉर्म आता है, ग्रोसरी सुपरमार्ट के नाम से आता है। इनका ये पूरा थीम ही अलग आ जाएगा इसके अंदर। तो फ्लिपकार्ट थोड़ा एक नेक्स्ट लेवल पर जा रहा है अपनी चीज़ों को लेकर। कहता है कि तुम्हें 10 मिनट वाला सामान लेना है, जिसको ज़्यादा अर्जेंसी ले लो, मैं नहीं देता 10 मिनट में, मैं आपको अगले दिन ही दूंगा। रेट अच्छा, रेट घटा देता है। अब जो लंबा टाइम के लिए राशन खरीदने वाले लोग हैं कि वो 1 मंथ के लिए 1 टाइम में स्टॉक कर लो, तो वो प्रेफर करते हैं या तो अमेजोन को या फिर इसको। जिनको तुरंत तुरंत सुबह उठ के याद आया अरे यार सब्जी नहीं है, लंच में क्या लेके जाएंगे, तो उनके लिए क्या बचा, ब्लिंकिट। इंडिया का लास्ट मिनट है, उनका स्टेटमेंट बन गया, वो स्लोगन बना दिया उन्होंने अपना उसका। जेप्टो कंपनी के भी फाउंडर्स हैं, वो भी तुम्हारे IITian ही हैं। आज की डेट में जितने नए आइडियाज़ आ रहे हैं ना स्टार्टअप्स के, सारे IITian हैं। सब वही आइडिया लेके आते हैं भाई ये दिक्कतें चल रही हैं मार्केट के अंदर, इसकी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाए। तो पहला है कॉम्पिटिटर को एनालाइज करो, आपके इर्द गिर्द जिसके बीच में भी आप अपनी चीज़ों को लेकर आ रहे हैं। स्ट्रेटजी एंड कंटेंट, ठीक है भाई। एक हुआ कि भाई हमने सिंपली उसको प्ले स्टोर पर डाल दिया और उसके बाद में हम लोग उसका ऐड वगैरह चलाने की प्लानिंग कर रहे हैं कि भाई ट्रैफिक नहीं है, चलो ऐड चला के इंस्टॉल करवा लेते हैं। एक होता है कि आप प्रॉपर उसका ना एक कैंपेन बनाते हो, उसके लिए आप PR वगैरह करते हो, पूरे उसकी ब्रांडिंग वगैरह करते हो तरीके से, ठीक है। तो क्या हो गया स्ट्रेटजी, और हमारा क्या हो गया कंटेंट, कि जो हम लोग वेबसाइट में एप्लीकेशन के अंदर यूज़ करने वाले हैं। फिर प्रोडक्ट स्ट्रक्चर एंड स्ट्रेटजी, फिर प्रोडक्ट आप किस तरह से लिस्ट करोगे उसके अंदर। पहले आपने क्या दिखाना है, जैसे मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि मॉल्स का जो इंफ्रास्ट्रक्चर डिज़ाइन होता है वहाँ पर किड जोन सबसे पहले रखा जाता है। क्यों, क्योंकि सबसे पहली चीज़ वही है कि भैया बंदा अंदर घुसे तो पहले तो इनका वहाँ से स्टार्ट हो, और टॉप फ्लोर पे बंदा अगर पहुँचे तो वो क्या हो, वहाँ पर जाकर उसको फूड से रिलेटेड चीज़ें मिल जाए। लेकिन क्या ऐसा होता है कि सिर्फ टॉप पर ही होता है, बाकी फ्लोर पर खाने पीने का नहीं होता है ना। वो क्या होता है, छोटे छोटे जगह पर डिस्टेंस पर काउंटर बना के रखते हैं जानबूझ के, जबकि भाई बंदे के दिमाग में दिखना स्टार्ट होगा ना तो ऊपर तो जाते थे वो बढ़ चुकी होगी चीज़ें,
वो जाएगा भैया कि चाहिए चाहिए मेरे को, है ना। कस्टमर एनालिसिस, ठीक है, तो कस्टमर को एनालाइज जरूर करो। अगर आप ऐसे सेगमेंट पर जा रहे हो, जैसे हम ब्लिंकिट की अगर बात करें, तो ब्लिंकिट के रिव्यूज चेक करो कि उसके जो सबसे खराब रिव्यूज उन लोगों ने वहाँ पर क्या एक्सपीरियंस किया, अच्छों को छोड़ दो। क्योंकि अगर आप किसी के नेगेटिव से सीख के अपने ब्रांड में, अपने सर्विस में, प्रोडक्ट में कुछ पॉजिटिव लाना चाह रहे हो, तो वहाँ का नेगेटिव जरूर एनालाइज करो कि वहाँ पर क्या बंदों ने प्रॉब्लम फेस की है, क्यों वो सेटिस्फाइड नहीं हुई उसके अंदर, और उसका फिर सोल्यूशन आपके डिज़ाइन के अंदर होना चाहिए। तो कस्टमर एनालिसिस, ठीक है, एक तो इस पॉइंट से हो गया। बाकी हो सकता है कि आप जो प्रोडक्ट वगैरह अपना बना रहे हो वो आप ऐसे डायरेक्ट लॉन्च ना करें, आप उसको ये देखें कि किस एज ग्रुप को आप उसके थ्रू टारगेट करना चाह रहे हो, है ना। अब जैसे आप देखते हो किंडर जॉय का ऐड आता है, तो उसमें एक मदर दिखा दी जाएगी, दो बच्चे दिखा दी जाएंगे, उस प्रोडक्ट के साथ में वो इंगेज हो रहे हैं। पिताजी का कोई रोल नहीं है उसके अंदर कहीं से कहीं तक, है ना। फादर का कोई नाम नहीं है ना उस ऐड के अंदर। कभी भी अगर देखो टीवी से अगर देखना किंडर जॉय का, कभी भी मेल पर्सन को इंट्रोड्यूस नहीं किया जाएगा उसके अंदर, क्योंकि वो एक इमोशन है उस चीज़ के अंदर। तो बहुत कई बार आप ऐड जब देख रहे होते हैं, आप उसको उस तरह से नहीं देखते जिस पॉइंट ऑफ व्यू से वो डिज़ाइन किया गया है ना। फिर क्या है, कंटेंट डेवलपमेंट फेज। भाई कंटेंट जब आप अपना कोई लिखोगे तो कहीं ऐसा नहीं हम लोग बहुत ज़्यादा टेक्स्ट लिख रहे हैं किसी चीज़ के लिए, क्योंकि आज की डेट में जो यूथ है वो क्या है, विजुअल बेस्ड ज़्यादा है, वो पढ़ना कम पसंद करता है। या फिर अगर आपको लगता है कि मुझे कंटेंट ज़्यादा लिखना है, तो कंटेंट के बीच में इमेजेस का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपके उसके साथ इमेजेस नहीं होंगी तो अगेन क्या होगा, यूज़र आपके टेक्स्ट में कन्विंस नहीं होता है। तो जैसे बहुत सारे ऐसे ब्लॉगिंग साइट आप देखोगे जहाँ पर आप देखोगे कि एक बहुत बड़ा आर्टिकल लिखा है, तो हर एक पैराग्राफ के बाद में एक ग्राफिक्स वहाँ पर जरूर होगा जो उस पैराग्राफ के साथ कनेक्ट कर रहा होगा। टेस्टिंग एंड इटरेशन, तो जब आप अपना कोई डिज़ाइन करें यूएक्स फ्लो, तो उसके अंदर आप उसकी टेस्टिंग करें कि भाई क्या मुझे इतने 6 क्लिक पर काम कराने से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है, कि और भी हम लोग कम कर सकते हैं। ऐसा समझो कि आपने इसको बोलते हैं कार्ड शॉर्ट लिस्टिंग, कार्ड फिल्ट्रेशन, कि भाई एक पर्सन है जो एक वेबसाइट पर लॉगिन करेगा। तो ट्रेडिशनल तरीका अगर देखें किसी वेबसाइट पर लॉगिन करने का, कि भाई आप वेबसाइट या एप्लीकेशन बनने को लेके आओ पहले, और वहाँ से क्या होगा कि वो जाके साइन इन साइन अप पे एंटर होगा। फ्लिपकार्ट पे मान लो कि अगर आपका अकाउंट नहीं है, तो क्या आप पूरी कहानी भर के आ दो कि मेरा नाम ये, मेरा पता ये है? नहीं है ना। वो कहता सीधे अपना फ़ोन नंबर बताओ। ये मैं साइन अप की बात कर रहा हूँ, साइन इन की नहीं। लॉगिन पे भी आपको सिर्फ नंबर और ईमेल ही लिखना होता है। क्या है, सिर्फ अपना नंबर बताइए, आपका अकाउंट बन जाएगा। वो पहली बार में ये नहीं कहते कि अपना पता वता सब लिख दो उसके अंदर। भाई पते की बात तो तब आएगी ना, तो बंदा प्रोडक्ट लेने में इंटरेस्टेड होगा। जब वो लेने में इंटरेस्टेड नहीं है तो वो एड्रेस डाल के क्या करे। भाई अगर मैं आपसे ये बोलूँ डे 1 पर कि सब लोग मुझे अपने फ़ोन नंबर दे दो, ट्रस्ट करते होगे तो दे दोगे, अगर मैं अननोन होगा तो कैसे दे दोगे, मना कर दोगे ना। सो सेम वही चीज़ है कि इन्होंने यहाँ पर क्या बोला कि अगर आप यहाँ पर हमारी सर्विस में इंटरेक्ट करना चाह रहे हैं, अपना फ़ोन नंबर यहाँ डालो, ठीक है, उसके आगे कुछ भी नहीं पूछेंगे आपसे। उसके बाद जब आप प्रोडक्ट को कार्ट में ऐड कर लोगे, तो अब आपको तो सीधी सी बात है, कॉमन सेंस है कि आपको वो अगर लेना है तो अपने घर का पता तो बताना पड़ेगा। तो एट द टाइम ऑफ कंफर्मेशन ऑफ पेमेंट ये आपसे एड्रेस पूछते हैं बिफोर एक स्टेज, ठीक है। ये नहीं कि सीधे आपसे पूछ रहे हैं कि पूरा फॉर्म फिल कर दीजिए और बना दीजिए। इसी वजह से आज के डेट में बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बहुत सारी साइट्स ऐसी जो आपसे साइन इन साइन अप मांगती है किसी भी नॉलेज के एक्सचेंज में, तो आप वहाँ से छोड़ के आ जाते हो, यार मेरे को इस पर अकाउंट नहीं बनाना, मुझे सही नहीं लग रहा, छोड़ देते हैं उस चीज़ को। वायर फ्रेमिंग एंड प्रोटोटाइपिंग। वायर फ्रेमिंग क्या होती है, इसको जरा देखो। इमेजेस के अंदर चलते हैं। किसी भी डिज़ाइन को बनाने के लिए आपको ये नहीं कि डे 1 से उसके अंदर आप कलरिंग का काम चालू कर देंगे। पहले स्ट्रक्चर बना लो, बेस बना लो, ठीक है। क्योंकि जो भी आपको इसमें एडिशन करने होंगे या सब्ट्रैक्शन करने होंगे, अल्ट्रेशन करने होंगे, वो सारे काम आप यहीं पर कर लोगे। अब जरूरी नहीं कि हम बिल्कुल एकदम ऐसा बनाए प्रॉपर रेक्टेंगल, आप रफ भी बना सकते हो, ठीक है। तो जनरली ऐसा जो हम लोग बनाते हैं, इसको हम लोग पेपर पे ड्रॉ कर लेते हैं, क्योंकि आपको हर एक चीज़ को बनाने के लिए कंप्यूटर यूएक्स जब लिखा जाता है उसके लिए सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट नहीं होती। यूएक्स कैसे भी बना सकते हो आप, इस ग्लास बोर्ड पे अपना पूरा फ्लो बना सकते हो, आप पेपर पे बना सकते हो, इसके लिए कोई एक्सडी या फिगर नहीं चाहिए होता। आपको फाइनल ऐसा अचीव करने के लिए चाहिए होता है, तो इसको हम बोलते हैं यहाँ से इतने पार्ट को लो फिडेलिटी। क्या बोलते हैं इसको, लो फिडेलिटी, और दिस इज अ हाई फिडेलिटी डिज़ाइन।
यानी कि यूएक्स पर्सन कुछ ऐसा रफ बनाएगा, यूआई पर्सन उसका बेस ड्राफ्ट करेगा, उस पर टेस्टिंग सारी चीज़ हो जाएंगी, फिर फाइनल हम कलर की बात करेंगे। अब पता चला हम लगे पड़े फॉन्ट साइज कलर पूरा सजाने में, क्लाइंट कहते हैं जी पसंद नहीं आया, पूरी मेहनत दोबारा करनी पड़ रही है। ठीक है, तो किसी भी कंपनी के अंदर यूएक्स को अप्रूव कराने के लिए हद मार के 1 हफ्ता बहुत होता है बेस, जिस पर आगे की बातचीत आगे चलेगी आपकी। ठीक है, तो देखो हर कंपनी के अंदर जब भी कोई प्रोडक्ट बनता है तो पहले पेपर प्रोटोटाइप, फिर लो फिडिलिटी, फिर हाई फिडिलिटी। हम डे 1 से कोशिश करते हैं सीधे एक्सडी खोलेंगे और वहाँ से हम लोग बनाने की कोशिश करेंगे, ऐसा नहीं होता काम। ऐसे में क्या होगा, आपके बार बार करेक्शन रिजेक्शन आते रहेंगे, आप परेशान हो जाओगे। सो ये है आपका वायर फ्रेमिंग एंड प्रोटोटाइपिंग। अभी प्रोटोटाइपिंग क्या है कि मान लो मैंने अगर यहाँ क्लिक किया तो यूज़र कौन सी स्क्रीन देखेगा, साइन इन करेगा तो वो कहाँ पहुँचेगा, उसके बाद अगर स्पेंड करेगा तो कौन सी स्क्रीन होगी, सेव करेगा तो कौन सी स्क्रीन होगी। हर एक चीज़ का अपने आप में कनेक्शन है, इसके लिए कोई कोडिंग की ज़रूरत नहीं होती हमें। ये सारी चीज़ें प्रोटोटाइपिंग के अंडर में आती हैं, यानी कि आप क्लिक करेंगे सारी चीज़ें आपकी वर्क करेंगी इस तरह से। ठीक है, तो पेपर प्रोटोटाइप की अगर हम लोग बात करें, पेपर स्केच की अगर हम लोग बात करें यहाँ पर, तो लोग देखो ऐसे बना लेते हैं, जैसे आप यहाँ देखोगे थोड़ा नेट हमारा स्लो चल रहा है। ठीक है, तो कोई ज़्यादा बड़ी इसके लिए वो नहीं चाहिए आपको, पूरा यूएक्स पर्सन ऐसे बैठ के बना देगा चीज़ें, बस उसको यूज़र एक्सपीरियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से समझ में आनी चाहिए चीज़ें। ये देखिए पूरा का पूरा हम जो एप्लीकेशन देख रहे हैं वो पेपर के ऊपर, बस फिर क्या करना है भाई, ये लुक लाइक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल बना लो, एक बनाओगे कॉपी पेस्ट, है ना। लेकिन तब भी ये क्या होगा, ग्रे स्केल मोड में होगा, जिसको हम लोग बोलते हैं सॉफ्टवेयर वायर फ्रेमिंग। ठीक है, फाइनल कलर जो होंगे वो बिल्कुल एंड में आएंगे, जब क्लाइंट इसको बोल देता है भाई मुझे ये फ्लो बहुत अच्छा लग रहा है तब। लेकिन सारी चीज़ों के बीच में क्लाइंट के पास तक पहुंचने से पहले आपको इंटरनली, अगर हम लोग 7-8 लोग हैं तो पहले इसको खूब अच्छे से चला के देख लें कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसके अंदर। फिर क्या होगा, जब ये पूरा कलरिंग वगैरह सारा काम हो जाएगा फिर जाते हैं सर्वे के लिए, यानी कि फिर आप इसको किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे लिस्ट कर दोगे जहाँ पर लोग अपने रिव्यूज़ देंगे इससे रिलेटेड बीटा, या फिर आप जब लॉन्च करेंगे इसको तो एक बहुत बढ़िया सा आपने नाम सुना बीटा टेस्टिंग। तो बीटा टेस्टिंग या बीटा फेज क्या होता है, किसी भी एप्लीकेशन का इनकम्प्लीट वर्जन। कि मान लो कि हो सकता है कि भाई सचिन कहे ये तो बकवास ऐप है, तो आप बहुत इजीली इसको इनकाउंटर कर सकते हो, ये अभी बीटा फेज में, अभी हम लोग रिसर्च फेज के अंदर है, हमें आपके इनपुट चाहिए ताकि ये और बेटर बने। अगर आप बोलोगे ये मेरा फाइनल प्रोडक्ट है तो फिर आप फाइनल के साथ फंस जाओगे। ठीक है, तो बीटा लिखने से क्या होता है, आप सेफर साइड में रहते हो। ठीक है, तो जैसे होता है ना, नई गाड़ी कोई बंदा लेकर आता है तो जानबूझ के एल लगा लेता है उसके ऊपर लर्निंग, जबकि वो पहले से गाड़ी चला रहा है, लेकिन वो क्यों लगाता है, ताकि लोग उससे दूर रहे, उसकी नई गाड़ी में स्क्रैच ना आ जाए। तो हमारे यहाँ पे एल का मतलब दूसरा समझते हैं, जबकि चलाने वाला बंदा हो सकता है 10 साल पहले से गाड़ी चला रहा हो। उसके दो मतलब है, एक तो बंदा वैसे उसको देख के सावधान हो जाता है, दूसरा वो अपना लगाता है सेफ्टी के लिए, मेरी गाड़ी से दूर रहो भाई, मैं किसी को ठोक सकता हूँ। देन आता है फिर डेवलपमेंट प्लानिंग। डेवलपमेंट प्लानिंग यानी कि आपका डिजाइनिंग वगैरह का सारा काम कंप्लीट हो चुका है अब यहाँ तक, अब आप इसको कोडिंग फेज में भेज रहे हैं, तो फिर क्या है आपका कोऑर्डिनेशन विद यूआई डिजाइनर्स। ठीक है, क्योंकि अब डिज़ाइन आप बनाओगे इसको, तो यूआई डिज़ाइनर सबसे ज़्यादा मिल जाते हैं मार्केट में, क्योंकि एक ग्राफिक डिज़ाइनर ही यूआई डिज़ाइनर होता है। ठीक है, अगर आप जॉब के लिए जाओगे ना कि मुझे एज ए यूआई डिज़ाइनर जॉब करना है, तो आप ग्राफिक में ही कंसिडर होंगे, आप यूआई डिज़ाइनर नहीं है। ठीक है, यूआई डिज़ाइनर जो प्रॉपर होते हैं, जो कोर यूआई डिज़ाइनर होते हैं, वो सोशल मीडिया पोस्ट नहीं बना रहे होते। ठीक है, वो सिर्फ या तो मोबाइल ऐप ही डिज़ाइन करता होगा या फिर वो वेब टेम्पलेट ही डिज़ाइन करता होगा। ठीक है, लेकिन हमारे इंडिया में अभी भी यूआई डिज़ाइनर को ग्राफिक डिज़ाइनर ही समझा जाता है, वो आपको काम दे देगा लो जो सोशल मीडिया के पोस्ट बनाओ। ठीक है, तो कोई बात नहीं, वहाँ भी यूज़र एक्सपीरियंस है, क्योंकि देखो एक पोस्ट अगर आप बना रहे हो किसी ऐड के लिए और उसके ऊपर अगर एंगेजमेंट नहीं आ रहा तो क्यों नहीं आ रहा, मे भी हो सकता है कि आपने अपनी पोस्ट को इतना ज़्यादा ओवरलोड कर दिया कि भाई 1080 हमारा सोशल मीडिया का स्टैंडर्ड साइज है ना। अब हो क्या रहा है कि भाई आपने उसको पूरा लोड कर लिया, उसके अंदर इमेज भी डाल दी, ढेर सारा टेक्स्ट भी लिख लिया। अब सोशल मीडिया जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ कैसे चलाते हैं हम लोग, स्क्रॉल करके। अगर स्क्रॉलिंग में अगर आपका डिज़ाइन दमदार होगा तो बंदा रुकेगा, अगर आपका डिज़ाइन दिखाई देगा वैसे पूरा पैराग्राफ जैसा भरा हुआ तो कौन देखेगा उसको।
ये तो कुछ ऐसी बात होगी, मैं चाइनीज कॉर्नर पर जाता हूँ, वो जिस टेबल पे काउंटर बना रहा है उसे चारों तरफ लिख रखा है सिंगापुरी चाउमीन, ये चाउमीन वो चाउमीन। उसके बाद फिर हम पूछते भैया कितने हुए, तो जब लिखे थे उस तो पूछने की होता, तो यानी कि लिखने वाले की गलती ना, कि उसने इतना छोटा छोटा लिख दिया अपने सारे उसके अंदर कि उसका बाद बंदा पूछेगा ही पूछेगा, तो लिखने की जरूरत ही नहीं भाई। उससे अच्छा तुमने ब्रांड का नाम लिखना बड़ा करके। तो ब्रांड कभी भी अपने स्टोर पर या अपने काउंटर पर इस तरह के काम नहीं करता। ब्रांड एकदम स्टैंड आउट होता है, ठीक है। और जो इस तरह के लोग होते हैं जो भर लेते हैं चीज़ों को, या छोटे जो लाला लैंड लोग होते हैं वो भी ऐसे ही काम करते हैं, भाई ये जगह खाली बच रही है यहाँ भी कुछ लगा दे, यहाँ भी कुछ लगा दे, मतलब क्योंकि प्रिंट निकलेगा ना, तो एक भी एरिया वेस्ट नहीं होना चाहिए। उसको ये रहता है सेटिस्फेक्शन भी, मैंने पूरा यूटिलाइज कर लिया उसको, कोई फ़ायदा नहीं है। अगर इतना कुछ होने के बाद भी लोगों ने तुमसे पूछा है कि भाई क्या काम, क्या फ़ायदा सही, तो इसलिए क्लियर रखो। तो जैसे रोड पर आप देखते हो, आप जब हाईवे पर जाते हो, सिटीज़ के अंदर भी अगर हम लोग देखते हैं तो बड़े बड़े ब्रांड्स के ना को होर्डिंग्स दिखाई देते हैं। वो होर्डिंग्स क्या करते हैं, एक ग्राफिक अपना बहुत बड़ा सा रखेंगे और टेक्स्ट ना के बराबर होगा। अगर कोई ब्रांड कहता है कि मुझे कॉल करो, कांटेक्ट करो, तो उनका नंबर बहुत बड़े से लिखा होगा। वो वहाँ पर ये नहीं लिखेंगे कि भाई ये करता क्या है, भाई चलते चलते 60 की स्पीड पे कौन पड़ेगा उसको, ये क्या काम करता है ना। तो जैसे वोल्टास है, अगर वो अपना एसी लॉन्च करने जा रहा है समर्स के लिए, तो क्या लिखेगा, वोल्टास और अपना एक प्रोडक्ट जो आइकॉनिक होगा एकदम। अब वोल्टास ये तो लिखे भाई आप यहाँ से जाके खरीदेंगे उसको, या अपना फ़ोन नंबर लगाएगा, भाई वोल्टास ने अपना प्रोडक्ट दिखा दिया, नियर स्टोर पे तो ऑटोमेटिकली अवेलेबल हो जाएगा, मुझे लिख के बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये ऐड वोल्टास ने किया है। अब एक स्टोर है जैसे कि क्रोमा या विजय सेल्स, वो ऐड लगाता है, तो उसको वहाँ पर अपना फ़ोन नंबर देने की ज़रूरत है। तो हर जगह नंबर या एड्रेस नहीं चलता कि हमारी जगह अपना एड्रेस या नंबर लगाना स्टार्ट कर दें, सोच समझ के जाती हैं चीज़ें। फिर क्या है, कोऑर्डिनेशन विद यूआई डिज़ाइनर, यानी कि आप यूआई डिज़ाइनर से कोऑर्डिनेट करेंगे, भाई ये एक आपका यूएक्स डिज़ाइन हुआ है, और इसके अंदर अब जो आपकी कलर स्कीम्स होंगी, ध्यान रखना कलर्स यूआई डिज़ाइनर का काम होता है, यूएक्स का नहीं होता है। यूएक्स तो सिर्फ फ्लो बताएगा कि भाई आपने इस लैब से अगर बाहर जाना है तो यहाँ डोर है, फिर उसके बाद सीधे जाओगे तो आपका लेफ्ट साइड में एक डोर आएगा एग्जिट करने के लिए, ठीक है। यूएक्स का इतना काम है। यूआई डिज़ाइनर का जो काम है वो भी अब यहाँ से वहाँ तक जाने में वो क्या क्या चीज़ें एक्सपीरियंस करने वाला है, किस तरह के कलर्स होंगे, फ्लोर कैसा होगा, वॉल्स कैसे होंगी, ये काम यूआई डिज़ाइनर का है। लेकिन क्या यूएक्स डिज़ाइनर उसकी नॉलेज नहीं होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली प्रोजेक्ट की पूरा फेलियर और सक्सेस एक यूएक्स डिज़ाइनर के शोल्डर पे ही आता है। तो नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन आपने अगर किसी टीम के अंदर यूआई डिज़ाइनर को अगर रखा हुआ है, तो फिर उसका काम क्या रहेगा, जब उसने पूरा फ्लो ही बता दिया बना के कि भाई ऐसे ऐसे कुछ बनेगा, तो फिर उसका काम बचा क्या। क्योंकि तुम्हें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्या आती है कि भाई क्या उनसे चीज़ को कहाँ प्लेस करना है। जब प्लेसमेंट वाला पार्ट क्लियर हो गया तो फिर तो डिज़ाइन बन ही जाएगा ना। जब अगर मैं प्लेसमेंट नहीं पता कि मुझे कहाँ कौन सी चीज़ को रखना है और कहाँ रखने से मुझे ज़्यादा माइलेज मिलेगा, तो आपको दिक्कत आती है। अभी अरीना के अंदर जैसे आप लोग अपना ग्राफिक डिजाइनिंग सीख के आए हो ना, आप लोगों से सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम आता है वो आता है फॉन्ट, ठीक है। अभी फॉन्ट कौन सा लगाए, है ना। कलर तो मेन फैक्टर है भाई। अब आप सोचते हो भाई ये अच्छा लग रहा है, थोड़ा सा हिला के दिखाई, अच्छा ये वाला, हाँ ये सही लग रहा है, सब मैच कर रहे हैं। ये मैचिंग क्यों कर रहे हैं हम लोग मिक्स एंड मैच सेंटर चला रहे हैं, जहाँ पर भाई अपने घर में एक कुर्ता लेगा उसके साथ में ये मैच करवा लो, या इसके साथ में ये ज्वेलरी मैच करेगी, ये ले लो। हम क्या मिक्सिंग मैच सेंटर चला रहे हैं, नहीं ना। हमारा काम ये नहीं है। हमारा काम है डिज़ाइन को पूरा एक एथिक्स के साथ उसको डिलीवर कराना एंड यूज़र को। देखो सीधी सी बात है, अब आपने एग्जांपल एक समझा कि भाई फ्लिपकार्ट है, वो प्रोडक्ट में डील करता है, ठीक है। फ्लिपकार्ट है जो ग्रोसरी में डील करता है ना। तो ग्रोसरी में जब हम लोग गए थे तो कलर क्या हो गए थे, ग्रीन हो गए थे ना। मीनिंगफुल है ना भाई, ग्रोसरी की बात आ रही है तो ग्रोसरी में आपका सब चीज़ें कवर अप हो जाती है, लेकिन खासकर जो हमारा ग्रोसरी आता है वो वेजिटेबल्स को बिलोंग करता है सेगमेंट को, ठीक है। तो वहाँ पर उन्होंने कलर बहुत मीनिंगफुली उसको चेंज किया। अब अगर हम लोग यहाँ पर इसके अंदर आते हैं तो यहाँ पर ये कलर क्यों है, ब्लू कलर, हाँ ट्रस्ट के लिए। अच्छा तो वाइट पर या अच्छा ग्रीन में फिर ट्रस्ट कैसे आ रहा है, हाँ तो ट्रस्ट कैसा आएगा, वहाँ तो ब्लू है ही नहीं। देखो कलर का लॉजिक फंसा रहा है कि हमारे यहाँ पर कि भाई कहाँ पर कौन सा कलर लगाना है। कलर कहीं भी नहीं लगा सकते आप कि भाई मेरे को नीला कलर अच्छा लग रहा है तो हम लोग लगा देंगे। देखो कलर्स ब्लू जो होते हैं, देखो फ्लिपकार्ट का ये जो प्लेटफॉर्म है
ये बेसिकली जाना जाता है इलेक्ट्रॉनिक सेगमेंट के लिए। आईटी सेक्टर की जब बात आती है या फिर आपके इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स की बात आती है तो ब्लू कलर के साथ जाना होता है हमें। ऐसे नहीं जाता ब्लू कलर कहीं भी कि हम कहीं भी लगा देंगे अच्छा लगेगा। समझा रही बात? अब अगर आप फेसबुक का देखोगे ब्लू कलर और इसका ब्लू कलर देखोगे, है दोनों ब्लू लेकिन दोनों डिफरेंस है। ठीक है, अब वहाँ पर ऐसा क्यों है? क्योंकि वहाँ पर जो बात हो रही है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की, जितनी भी आपकी कंपनीज हैं जो सोशल मीडिया के अंदर आपको मिलेंगी देखने के लिए, तो वो वाइट वेस्ट के साथ चलती हैं और उनके अपने अलग अलग कलर के ट्रेंड्स हैं। जैसे अब एग्जांपल के लिए कि भाई आप एक डिज़ाइन बना रहे हो, आपने कोई भी डिज़ाइन लगा लिया, हर साल का डिज़ाइन कलर अलग होता है, हमें पता ही नहीं होता, हमें कोई पढ़ा ही नहीं होता। जैसे ट्रेंडिंग कलर्स इन 2024 की अगर बात की जाए, एक वेबसाइट है कलर हंट जो आपको बताती है कौन से कलर किस ईयर में सबसे ज़्यादा फेमस है। तो अगर उनसे लेके अगर आप कोई चीज़ बनाओगे तो आपका इंगेजमेंट सबसे ज़्यादा होगा। ठीक है, तो कभी आप देखते हो बड़े वाइब्रेंट कलर आते हैं किसी साल आपके, जैसे इंस्टाग्राम जैसे कलर चले थे हर चीज़ में, है ना, ट्रेंड बदलता रहता है, एक जैसा नहीं होता। सो इसी तरह से क्या होता है, अडोबी का प्लेटफॉर्म आता है colors.adobe शायद, मैं इसका नाम बोल रहा हूँ, हाँ यही है, colors.adobe है, ये प्लेटफॉर्म है। अडोबी ने अपने ग्राफिक डिज़ाइनर के लिए बहुत आसान किया कि भाई आप इस प्लेटफॉर्म पर आओ। एक बार लॉगिन कर देते हैं इसको। चलिए, तो यहाँ पर एक दिखाई दे रहा है पर ट्रेंड्स के नाम से, इधर आइए, थोड़ा वेट करेंगे यहाँ पर। तो फैशन सेगमेंट में आपके ये कलर इस वक्त ट्रेंड में है, व्यू मोर करेंगे आपको और मिल जाएंगे। ग्राफिक डिज़ाइनिंग में इन कलर्स के ऊपर सबसे ज़्यादा कैंपेन्स डिज़ाइन हो रहे हैं, मोर करेंगे और मिलेंगे आपको। इलस्ट्रेशंस अगर हम बना रहे हैं, यूआई यूएक्स की अगर बात आ रही है, या फिर आर्किटेक्चरिंग, या फिर गेम डिज़ाइन, वाइल्डरनेस, फ्लेवर, जो हम लोग फूड वगैरह से रिलेटेड अपने डिज़ाइन बनाते हैं, ट्रैवल से रिलेटेड बात की जाए तो ये ट्रेंड है आपके। ठीक है, अब आप इस ट्रेंड से अगर अलग हट के जाओगे तो हो सकता है कि सेम चीज़ें दो प्लेटफॉर्म बेच रहे हैं, जैसे कि मेक माई ट्रिप, ईज माई ट्रिप। ठीक है, दोनों एक जैसी ही चीज़ें हैं, लेकिन मेक माई ट्रिप और ईज माई ट्रिप को अगर हम लोग यहाँ देखें, काफ़ी फेमस है ना, इसका जो ब्रांड एम्बेसडर है वो दोनों है, रणवीर कपूर और आलिया भट्ट, है ना, नहीं रणवीर सिंह, सॉरी नाम सेम सेम है। तो दोनों प्लेटफॉर्म को जानते हो ना, ऐसा तो नहीं कि ईज माई ट्रिप पहली बार सुनो। दोनों का जरा कलर देखो यहाँ पर। ठीक है, मेन पर्पस यहाँ पर क्या सॉल्व हो रहा है और यहाँ पर क्या सॉल्व हो रहा है, दोनों जगह सेम ही चीज़ है ना, यानी कि बुकिंग प्लेटफॉर्म है। यानी कि जब आप ए पॉइंट से बी पॉइंट पर जा रहे हो, सो हो सकता है कि भाई डिस्टेंस ज़्यादा तो फ्लाइट, या फिर अगर हम लोग कहीं जा रहे हैं तो वहाँ जाकर स्टे करना होगा तो होटल्स का वो लोग सोल्यूशन दे रहे हैं आपको, होम स्टेज एंड विलास का ये बेसिकली मेक माई ट्रिप दे रहे हैं। इसमें देख लेते हैं इन्होंने ऐसा कुछ दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, इन्होंने फ्लाइट प्लस होटल दिया, होटल्स दिया हुआ है, लेकिन इन्होंने होम स्टे का यहाँ पर कोई ऐसा ऑप्शन नहीं बनाया हुआ है। ठीक है, आगे देखते हैं और क्या है यहाँ पर। हॉलीडे पैकेजेस हैं इनके पास, ट्रेन हैं, बसेज हैं, कैब्स हैं, फॉरेक्स कार्ड एंड करेंसी, जब आप डिफरेंट कंट्री में जाओगे तो आपको चाहिए होता है, और आपका ट्रैवल इंश्योरेंस। यहाँ पर भी आपको इस तरह की चीज़ें मिल रही हैं, कुछ एडिशनल और भी डाली इन्होंने। तो क्या है, तो हॉलीडेज का इन्होंने यहाँ डाला हुआ है सेगमेंट। ठीक है, हमारे यहाँ पर इंडिया में एक रेशियो अगर पकड़ा जाए, एक बंदा सबसे ज़्यादा जो फ्लाई करता है, बिजनेस क्लास को बोल जाओ, हम सिर्फ मिडिल क्लास की बात करेंगे, मिडिल और अपर मिडिल क्लास लोग, वो ज़्यादातर अगर वो जाते हैं तो हॉलीडे के पॉइंट ऑफ व्यू से फ़्लाइट में जाना प्रेफर करते हैं। बाकी अगर नॉर्मली जाना है तो वो सोचते भाई छोड़ो, बहुत इमरजेंसी है, जल्दी है तो फ़्लाइट, अदरवाइज़ इस केस में हमें सबसे ज़्यादा नीड आती है। तो चीज़ों को अरेंज हमें उस तरह से करना होता है। अब
ये हाल फिलहाल में मेक माई ट्रिप का पूरा रिवैम्प हुआ है। इसको करने वाले हमारे साउथ एक्स के 2 स्टूडेंट ही हैं, ठीक है, जिन्होंने इसके ऊपर काम किया है, ठीक है, और वो पास आउट हुए थे 2022 में, मेरे स्टूडेंट थे दोनों, ठीक है। इसको भी बनाने वाले मेरे स्टूडेंट हैं, ठीक है। इस माई ट्रिप को इसलिए दिखा रहा हूँ, ठीक है, कि पढ़ोगे ढंग से तो आगे तक पहुँच सकते हो। तो यहाँ पर इसको जो बनाया था उसको डिज़ाइन किया था पीयूष ने सबसे पहले, और पीयूष और रश्मि दोनों मेरे स्टूडेंट थे 2008 के, आपके नहीं, बहुत पहले की बात है। तो इस प्रोजेक्ट को अभी तक वही लोग लीड कर रहे हैं कंपनी के अंदर। और ये कंपनी है कहाँ, यहाँ पीछे ही है, वो ना पटपगन इंडस्ट्रियल एरिया, उसी में ही है कंपनी। और इस कंपनी के अंदर ऐसा कोई सेलिब्रिटी नहीं जो ना आया हो, चाहे वो सलमान खान हो, आमिर खान हो, सब यहाँ पर आके इसके लिए काम करके गए हुए हैं इसके अंदर, ठीक है। लेकिन देखो यहाँ पर चीज़ें क्या है जो हम लोग एक यूएक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से समझने की कोशिश करें। देखो फ्लाइट होटल्स अच्छा कॉम्बिनेशन है, इन्होंने फ्लाइट प्लस होटल साथ में रखा हुआ है, तो दो चीज़ हम लोग एक साथ डाल ही रहे हैं, तो फिर इसको ज़रा हम लोग सही कर सकते हो। यहाँ पर एक कॉल टू एक्शन जो है वो यहाँ पर हमें जो लाने की ज़रूरत है वो क्या है, हॉलीडे वाला, ठीक है। कि भाई आप हॉलीडे वाला पैकेज जाओ तो हॉलीडे के अंदर क्योंकि सारी चीज़ें अपने आप क्लब हो जाएंगी, कि भी हो सकता है कि आप टिकट भी उसी के अंदर चाह रहे हो, है ना। जैसे दुबई अगर आप जा रहे हो तो आप क्या चाहोगे, पूरा पैकेज होगा ना। ऐसा कभी खाली तुम दुबई का स्टे दे रहे हो, यहाँ पर आप उसको फ्लाइट भी दे रहे होगे, आप उसको कैब फैसिलिटी भी दोगे भी, एयरपोर्ट से लेके होटल रूम तक या होटल से उसको वापस वहाँ पर पहुँचाने के लिए। तो यहाँ पर ही देखो कहाँ कहाँ पर डील कर रहे हैं, यूरोप के अंदर कर रहे हैं, केरला, दुबई, अंडमान, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तो ये क्या है कि टॉप ट्रेंडिंग डेस्टिनेशन है। फिर यहाँ पर लिमिटेड टाइम जो कि जनरली आपका क्रिसमस वगैरह का बना कर, जैसे कश्मीर है, केरला है, अंडमान है, अगेन ऑस्ट्रेलिया इंटरनेशनल अगर देखा जाए। फिर यहाँ पर इन्होंने ऐड वगैरह रन किए हुए इस जगह पर, ठीक है। ये इनका अपनी खुद के है। तो जैसे क्या है कि भाई इस वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, तो हमारे यहाँ से सबसे ज़्यादा बंदा तो जाना प्रेफर करता है वो थाईलैंड, मलेशिया, बाली जाना पसंद ज़्यादा करता है, ठीक है। तो वहाँ का उन्होंने अपना लगाया हुआ है इसके अंदर मलेशिया का। दूसरा आपका देखोगे तो आबू धाबी, है ना, वहाँ के लिए उन्होंने अपना ऐड चलाया हुआ है इसके अंदर। तो डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल इन्होंने बहुत अच्छे से इसको यहाँ डिफाइन किया हुआ है। तो यूएक्स देखा जाए तो लिटिल बिट इम्प्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट है, लेकिन आप देखोगे तो बहुत ही मिनिमलिस्टिक है। ओवरलोडेड लग रहा है क्या कहीं से, कि बहुत ज़्यादा भरने की कोशिश की हो, भाई सारी लोकेशन एक में दिखा दो, पॉसिबल नहीं है ना। तो आप देखोगे यहाँ पर जैसे कोई बड़ी सही चीज़ है, जैसे बाली, हमारे यहाँ पर सबसे ज़्यादा हनीमून कपल्स यहीं जाते हैं बाली, ठीक है, इंडिया से, क्योंकि सस्ता पड़ता है। तो यहाँ पर उन्होंने अलग से हाईलाइट कर दिया उसको। सिंगापुर इसके कंपेरेटिवली देखा जाए काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ जाता है लोगों को। तो ये स्ट्रेटेजिकली है, ऐसा नहीं कि जगह ऐसे डाल दिया कि भाई यहाँ पर एक हमारा एक पकौड़ा बना हुआ है तो उसकी वजह से हमने इसको रखा हुआ है, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो ये देखा जाता है कि यूथ का बेसिकली किसकी तरफ ज़्यादा है। कॉस्ट वाइज भी देखोगे पता चला सीधे से भाई, ठीक है। मैं तो रिसर्च करता हूँ, मैं कॉस्ट वगैरह देखते नहीं, क्योंकि मेरे को इतना पता है कि किसका क्या चल रहा है वर्ल्ड वाइड। साइट्स टूर एंड ट्रेवल्स में सो मैनी अवेलेबल है, बट मेक माई ट्रिप सबसे पुरानी कंपनी है, ठीक है। और मेक माई ट्रिप के फेलियर से लोगों ने सीखा और उसके अंदर से अपना रास्ता बना लिया। भाई सीधी सी चीज़ है, अगर एक चीज़ कोई बंदा बेच रहा है और दूसरा बंदा भी आके सेम चीज़ बेच पा रहा है, तो या तो पूरे मार्केट को कवर नहीं कर रहा, पहली चीज़, या फिर कहीं ना कहीं कुछ कमियां है जब दूसरे को एंट्री करने का मौका मिल रहा है। गेटिंग माय पॉइंट? क्योंकि अगर आप अपने आप में इतने बेस्ट हो तो दूसरा बंदा उस चीज़ में उतरेगा ही नहीं, ठीक है। तो दूसरा बंदा डेफिनेटली आपके प्रोडक्ट के अंदर कुछ ना कुछ या सर्विस के अंदर कोई ना कोई लूप होल ढूंढ के आता है, तभी वो अपनी एक जगह बना लेता है उसके अंदर, ठीक है। अब हो सकता है पहले बंदे से सीख के दूसरा बंदा आता है, तो दूसरे से देख के कोई तीसरा आ रहा होगा, भाई अच्छा इन दोनों ने ये चीज़ तो कर रखी है, लेकिन इन दोनों ने इस चीज़ को टच नहीं किया, तो उन्होंने क्या करा, एक तीसरा प्लेटफॉर्म बना लिया अपना। अब जैसे यहाँ पर अगर हम लोग देखें, मेन ट्रिगर के अंदर मेक माई ट्रिप के अंदर कहीं पर भी क्रूज बुकिंग नहीं दिखाई देता मुझे। क्या लोग हमारे यहाँ से जो जाते हैं बाहर क्या क्रूज बुक नहीं करते? करते, लेकिन यहाँ तो मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रहा इसके अंदर क्रूज बुकिंग का, ठीक है। बुक माई शो पर आते हैं, क्या यहाँ पर देखते हैं कहीं पर कुछ है क्या? मोर में आते हैं, जैसे यहाँ फ्लाइट है वगैरह है, ज़रा सर्च करो। इन्होंने भी डाला हुआ, ठीक है। तो ये एडिशनल पॉइंट बन सकता है, बट मुझे लगता है होता है यार, ईज माई ट्रिप के अंदर आता है।
क्यों नहीं है? दिखा दे रहा डेडिकेटेड पेज, तो ये इनके पुराने इंटरफेस में पड़ा हुआ है, देख रहे हो? यहाँ पर देख रहे हो हमारी लिंक्स वगैरह सब बड़े पुराने तरीके का है। मॉडर्न वाले में इन्होंने इसको इंटीग्रेट नहीं किया, या तो ये रह गया है डालने से या जो भी है, बट क्रूज के पास ऑप्शन था। यही इनका थोड़ा एक्स फैक्टर था, जिसको बाद में मेक माई ट्रिप ने भी इंटीग्रेट किया था। नीचे आओगे तो कहीं ना कहीं मिलना चाहिए, मेक माई ट्रिप दिखाई दे रहा है। अब इनका शायद यहाँ से क्रूज पैकेज फिलहाल के लिए मिसिंग है, बट ये पेज इसके लिए बना चुके हैं, ठीक है। तो हर एक ब्रांड जो होता है वो अपने कॉम्पिटिटर को क्लोजली वॉच कर रहा होता है, रडार पर रखता है कि भाई वो क्या नया कर रहे हैं जिसकी वजह से हमें चेंज करने की ज़रूरत है। अब जैसे आप में से अगर कुछ लोग साउथ दिल्ली की तरफ जाते हो तो आप देखना सराय काले खां, सराय काले खां पर आपको ईज माई ट्रिप के सबसे ज़्यादा LED बोर्ड्स दिखाई देंगे। अब उन्होंने उस जगह को क्यों टारगेट किया? कि सराय काले खां एक ऐसी जगह है जहाँ से लोग बॉम्बे के लिए भी जाते हैं, है ना, हर जगह के लिए बंदा वहाँ से जाता है, ठीक है। तो उन्होंने ऐसे ऐसे मेन पॉइंट्स को टारगेट किया जहाँ पर सबसे ज़्यादा क्राउड है, तो वहाँ पर ऑटोमेटिकली आपका काम हो जाएगा। पूरी दिल्ली में ऐड लगाने से कोई फ़ायदा नहीं है, कम बजट में एक ऐसी जगह पे लगाओ जहाँ पर कॉल टू एक्शन सबसे ज़्यादा मिले, ठीक है। किसी बंदे को अगर देखना मेक माई ट्रिप अच्छा बुकिंग वगैरह से रिलेटेड है, जिसको नहीं भी पता वो सर्च कर लेगा, फटाफट से ऐप इंस्टॉल कर लेगा उसकी, ठीक है। इस वजह से उन्होंने लगाया इस चीज़ को। ये नहीं कि मैं पूरी दिल्ली एनसीआर कर, क्योंकि देखो इस कंपनी का कैप बहुत कम है, ये मेक माई ट्रिप के बराबर नहीं कि भाई, क्योंकि आज तक इस ईज माई ट्रिप का कोई फेस ऐसा नहीं बना कि जो बहुत बड़ा कोई बंदा बन गया हो या बहुत लंबे टाइम तक रहा हो। तो जैसे अगर देखोगे ना, ये तुम्हारा रणवीर और ये आलिया भट्ट ये काफ़ी लंबे टाइम से चल रहा है। तो अगर लोग देखें मेक माई ट्रिप फेसबुक एड लाइब्रेरी या फिर यूट्यूब पर भी अगर लोग